चेन जियांग ने शुरू में सोचा था कि 9 बैन बैन सितारे ऊर्जा द्रव्यमान थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वे वास्तव में असली सितारे थे। इसके अलावा वे बेहद विशाल थे और वर्तमान में धीरे धीरे अपने आप घूम रहे थे, रक्त लाल रंग का प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे। पेंग रेनई की डिस्क बहुत तेजी से उड़ी और एक पल में वह पहले विपत्ति राक्षस के करीब पहुंच गई। भाई पेंग, तुम्हारा जादुई खजाना बहुत शक्तिशाली है। अगर मैं पूरी गति से उड़ूं तो मैं तुम्हारी उड़न तश्तरी से कहीं कमतर हो जाऊंगा। चेन जियांग ने फ्रिस्बी की सतह पर स्पिरिट ग्रेन को ध्यान से देखा और पाया कि वे सभी असाधारण थे, बिल्कुल दिव्य पुस्तक में मौजूद ग्रेन की तरह। मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे अक्सर इधर उधर भागना पड़ता है। मेरे पास कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत सी परेशानियों से बचाएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए एक ला सकता हूँ। पेंग रेनई हंसा। मेरे पैरों के नीचे उड़ने वाली डिस्क 2 दिव्य सिक्कों के बराबर हैं, वे मुझे दूसरों ने दिए थे। यद्यपि ये दिव्य धन के केवल 2 टुकड़े थे, चेन जियांग जानता था कि दिव्य धन प्राप्त करना आसान नहीं था, इसलिए वह जानता था कि यह एक बड़ी राशि थी। तो ये चीज़ एक ईश्वरीय हथियार है? चेन जियांग ने पूछा। बेशक ऐसा ही है। एक खजाना जो एक भाग्य के बराबर है, एक दिव्य उपकरण है, लेकिन इसमें अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। भगवान के दायरे में ऐसे दिव्य उपकरण हैं जो लाखों दिव्य सिक्कों के बराबर हैं। जब वह यहाँ तक बोल रहा था, पेंग रेनई का चेहरा लालसा से भर गया। अगर उस स्तर का कोई दिव्य उपकरण होता तो ये भगवान के दायरे में काफी प्रभावशाली होता। एक ईश्वरीय हथियार जिसकी कीमत करोड़ों में थी। चेन जियांग ने कल्पना भी नहीं की थी कि क्या होगा। संक्षेप में, दिव्य धन के साथ ये 2 उड़न डिस्क बहुत शक्तिशाली थे। मेरे जैसे ब्लेड की कीमत कितनी है? चेन जियांग ने ग्रीन ड्रैगन दानव वध तलवार निकाली। पेंग रेनई ने इसे प्राप्त करने के बाद इसे लगभग छोड़ दिया क्योंकि यह बहुत भारी था। ये बुरा चाकू नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास इतना बढ़िया सामान होगा। मुझे लगता है कि इसकी कीमत कम से कम 10 भगवान के सिक्कों के बराबर होगी। तुम कहाँ से आए हो? ये कहना उचित है कि इस तरह का दिव्य उपकरण दिव्य क्षेत्र के बाहर नहीं दिखना चाहिए। पेंग रेनई थोड़ा हैरान हुआ। उसने ध्यान से देखा और कहा, कोई तो होगा जो 20 सोने के सिक्के चाहता हो। 9 स्वर्ग दुनिया और अंतहीन दुनिया में ये ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या ब्रॉडस्वॉर्ड एक बहुत शक्तिशाली दिव्य ब्लेड था, लेकिन यहाँ ये $20,000 से थोड़ा ज्यादा था। दूसरी ओर, देवताओं के दायरे में क्या लाखों डॉलर मूल्य के दिव्य हथियार ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या ब्रॉडस्वॉर्ड से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली नहीं हैं। चेन जियांग ने जियांग शेंग की और भी अधिक प्रशंसा करना शुरू कर दिया। एक दिव्य कारीगर से जैसी की उम्मीद की जाती है, बिना दिव्य देवता के, वह वास्तव में इतने शक्तिशाली दिव्य हथियार को परिष्कृत करने में सक्षम था। $20 कमाने में आमतौर पर कितना समय लगता है? चेन जियांग ने पूछा। जिस दर से आम लोग पैसा कमाते हैं। मैं 100,000 वर्षों के दौरान 50 से अधिक सिक्के प्राप्त करने में कामयाब रहा हूँ। ये बहुत बढ़िया है। अगर यह कोई साधारण व्यक्ति है तो उसे 20 सिक्के प्राप्त करने में कम से कम 1 लाख वर्ष लगेंगे। पेंग रेनई ने कुछ देर सोचा। ईश्वरीय धन प्राप्त करना आसान नहीं है। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास खर्च करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। पैसे बनाने के लिए डार्क सेंट आयरन की बहुत ज़रूरत है। क्या यहाँ डार्क सेंट आयरन का कोई मालिक नहीं है? आप अपनी इच्छानुसार खनन कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई संघर्ष या ऐसा कुछ नहीं होगा? चेन जियांग ने पूछा। वह भी कुछ पैसे बनाने की कोशिश करना चाहता था, या शायद इसे डोंगफेंग जिन्यू और अन्य लोगों को देना चाहता था, क्योंकि वे इस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। अगर यह सिर्फ पहला बैन होता तो निश्चित रूप से कोई संघर्ष नहीं होता। पहले बैन के अपने नियम हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले बैन में ही रहें। बाकी 8 बैन सामंजस्यपूर्ण नहीं हैं, पेंग रेनई ने कहा। चेन जियांग ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए, ठगा हुआ महसूस करते हुए कहा, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि यहाँ प्यार है? पेंग रेनई ने कुछ बार सूखी खांसी की। मैं केवल बैन 1 के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको बैन 1 में रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। जहाँ तक दूसरे बैन की बात है, ये कहना मुश्किल है। अरे मोटे, तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे हाथों बेचा जा रहा हूँ। चेन जियांग ने पेंग रेनई को घूर कर देखा। फ्रिस्बी पहले ही बैन 1 की लाल गैस शील्ड में उड़ चुकी थी। हवा से कोई एक बड़ा महासागर देख सकता था। जमीन पर हरे रंग के कई पैच थे, संभवतः पौधे। ठीक है, मैं तुम्हें बेचना चाहता हूँ, लेकिन चिंता मत करो, मेरा विवेक अच्छा है। मैं तुम्हें अच्छी कीमत पर बेचूंगा और उसका आधा हिस्सा तुम्हारे साथ बांटूंगा। तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है? पेंग रेनई ने चेन जियांग के कंधे को थपथपाया और हंसा। क्या मैं इतना नेक हूँ? दया, धार्मिकता, तुम्हारे दादाजी। चेन जियांग वास्तव में इस आदमी को बाहर निकालना और उसे बेचना चाहता था, फिर भी उसने इतनी हिम्मत और साहस से काम किया, ये सोचकर कि उसने किसी और की बहुत मदद की है। मैं जा रहा हूँ, मैं इसे तुम्हारे लिए नहीं बेच रहा हूँ। जैसे ही चेन जियांग जाने वाला था, उसे उसके कंधे पर हाथ रखकर रोक दिया गया।
वह तुरंत हिलने में असमर्थ हो गया, क्योंकि पेंग रेनई की ताकत उससे कहीं ज्यादा हो गई थी। छोटे भाई, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बेच दिया क्योंकि यह तुम्हारे लिए अच्छा है। पेंग रेनई का चेहरा गंभीर हो गया। ये सबसे खराब और हास्यास्पद कारण है जो मैंने कभी सुना है। तुम सीधे क्यों नहीं कहते कि तुमने मुझे धोखा दिया? यह एक आशीर्वाद था जो मैंने 3 जन्मों की साधना से अर्जित किया था। चेन जियांग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा। मैं यही कहने जा रहा था। पेंग रेनई ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं तुम्हें एक स्थानीय बैंक को बेच दूंगा। वहाँ मैं चांदी के उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल करूंगा और मैं तुम्हें वहाँ बेच दूंगा। तुम्हें बस वहाँ काम करना होगा और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा और तुम्हें इसके लिए भुगतान किया जाएगा। पेंग रेनई ने अचानक अपनी आवाज़ धीमी कर दी। दरअसल, अगर तुम फुर्तीले हो और कुछ पैसे चुरा सकते हो तो यह एक बढ़िया मौका है। भले ही तुम खाना बनाने में बेहतर दिखते हो, फिर भी तुम बहुत कमाल के हो। मुझे विश्वास है कि तुम वहाँ बहुत सारा पैसा कमा पाओगे। चेन जियांग ने अपना सिर नीचे किया और सोचा, अगर वह उसे किसी स्थानीय बैंक में भेज सके तो उसे बड़ी मात्रा में चांदी प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। वास्तव में मैंने तुम्हें बेचा नहीं, मैंने तो केवल तुम्हें वहाँ काम करने की सलाह दी थी और इस तरह के काम शायद ही कोई और करता हो, इसलिए वे मुझे कुछ सिफारिश शुल्क देंगे। कुल 20,000 चांदी के सिक्के, मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। जैसे ही पेंग रेनई ने यह कहा, उसने एक स्टोरेज बैग निकाला और चेन जियांग को दे दिया। देखो, ये पैसे हैं। चेन जियांग ने कुछ ऐसे सिक्के निकाले जो चांदी की रोशनी से चमक रहे थे। रुको, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें हर महीने सिर्फ एक चांदी का सिक्का ही मिल सकता है? अगर तुम मुझे 10,000 देते हो तो मुझे उस देशी बैंक में काम करने के लिए कम से कम 10,000 महीने की ज़रूरत होगी। पेंग रेनई ने कहा, ऐसा तभी होता है जब कोई व्यक्ति अपनी चैनलिंग शक्ति का उपयोग ब्लैक सेक्रेड आयरन की खोज के लिए करता है। केवल तभी जब वह व्यक्ति अपनी चैनलिंग शक्ति का उपयोग करके उसे बनाता है तो उसे ऐसा करने के लिए 1 महीने की आवश्यकता होगी। लेकिन स्थानीय बैंक अलग है, ये लोगों का एक बड़ा समूह है। तो फिर मुझे देशी बैंक में कितने समय तक काम करना होगा? चेन जियांग वास्तव में देशी बैंक जाना चाहता था। 10 साल, और हर साल 1,000 चांदी होगी और हर 10 साल में 10,000 चांदी होगी। मैंने तुम्हें जो 10,000 चांदी दी है उसे जोड़कर ये 20,000 चांदी होगी और यहाँ आने के 10 साल बाद तुम 20,000 चांदी पा सकोगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी ताकत से कई छोटे मोटे लोगों के लिए ये साल में सिर्फ कुछ दर्जन चांदी के सिक्के हैं। पेंग रेनई ने अभी भी चेन जियांग के कंधे को दबाया, उसे भागने नहीं दिया। चेन जियांग ने नाक भान से कुड़ी, इस तरह के ईश्वरीय धन के लिए 100 मिलियन चांदी की आवश्यकता होती है। अगर मैं गोलियों को परिष्कृत करूं तो ये काम स्थानीय बैंक में जाकर काम करने से कहीं ज्यादा तेज होगा। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मेरे पास तुम्हें देशी बैंक में बेचने का एक और कारण है। मैंने तुम्हें केवल इसलिए भाग लेने दिया क्योंकि तुम अधिक भरोसेमंद हो। मुझे पता है कि तुम एक साधारण बदमाश नहीं हो, वरना तुम्हारे पास वह दिव्य ब्लेड नहीं होता। पेंग रेनई ने अपनी मुस्कान वापस ले ली और एक सख्त अभिव्यक्ति प्रकट की। पेंग रेनई ने अपना हाथ छोड़ दिया और चेन जियांग के कंधे पर दबाव नहीं डाला, जिससे उसका रवैया प्रकट हो गया। मैंने पहले भी कहा है, आप दिव्य धन नहीं चुरा सकते क्योंकि केवल गुरु ही दिव्य धन का उपयोग रक्त में स्थानांतरित होने के बाद कर सकता है। हालांकि चांदी के सिक्के अलग हैं। चांदी के सिक्कों का उपयोग किया जा सकता है। पेंग रेनई ने हंसते हुए कहा, मैंने पहले से ही स्थानीय बैंक से लोगों को आने की व्यवस्था कर दी है। एक बार जब आप प्रवेश करेंगे, जब तक वे मेरे साथ सहयोग करेंगे, वे मुझे बड़ी मात्रा में चांदी चुराने में मदद करेंगे। बेशक आप एक बार में बहुत अधिक नहीं ले सकते, आप इसे एक बार में थोड़ा ही ले सकते हैं। चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं स्थानीय बैंक के मालिक को बता दूंगा? पेंग रेनई ने कहा, मैं दूसरों के बारे में अपने फैसले पर विश्वास करता हूँ। आप एक छोटे से बदमाश हैं जो गलती से अंदर घुस आए हैं। इसके अलावा आप जल्दी से जाने की जल्दी में हैं। अगर आप जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप केवल मेरे साथ काम कर सकते हैं। यदि आप मूल बैंक के विला मास्टर को बताते हैं तो वह आपको ज़्यादा कुछ नहीं दे पाएगा। मुझे नहीं पता कि आपके बाहर किस तरह की दुनिया है, लेकिन आपको यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए, मूल बैंक जैसी जगहों के मालिक ज़्यादातर कंजूस या कंजूस होते हैं। चेन जियांग ने घृणा भरी नज़र से कहा, तुमने पहले कहा था कि यह जगह प्यार से भरी जगह है, मुझे लगा कि यह वाकई इतनी सामंजस्यपूर्ण जगह है। पेंग रेनी ने हंसते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए धोखा नहीं दिया? हालांकि ये बैन एक वास्तव में बुरा नहीं है। इसके अलावा जहाँ भी लोग होंगे वहाँ अंधकार और नियम होंगे। क्या ये सामान्य नहीं था? मानव हृदय एक जैसा नहीं है, यहाँ तक कि देवता भी एक जैसे हैं। अन्यथा भाग्य के देवता जैसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। हालांकि उन लोगों के पास नियम निर्धारित करने की ताकत है, इसलिए उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती।
अगर ऐसा कोई दिन आता है जब नियम उनके लिए ठीक से काम नहीं करते हैं तो वे नए नियम बनाएंगे। उद्धरण चिन्ह। चेन जियांग ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, बकवास बंद करो, मुझे पूरा मामला बताओ। अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा क्या होगा? अगर तुम पकड़े गए तो सबसे ज्यादा संभावना है कि तुम्हारे हाथ पैर काट दिए जाएंगे और फिर तुम्हें पीटा जाएगा और बाहर फेंक दिया जाएगा। तुम्हारी छोटी सी जिंदगी आमतौर पर ठीक रहेगी। पेंग रेनई ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, अगर तुम्हारे हाथ पैर काट दिए गए तो मैं उन्हें ठीक करने के लिए गोलियों का इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं आपके साथ सहयोग करता तो मुझे कितना मिलता? चेन जियांग को इस बात की ज्यादा चिंता थी, अगर उसे ज्यादा गोलियां खरीदनी होती और ज्यादा पैसे कमाने होते तो वह ये जोखिम उठाने की जहमत भी नहीं उठाता। हालांकि पेंग रेनई ने सिर्फ इतना कहा था कि उसके हाथ कट जाएंगे, वह अपनी जान भी गंवा सकता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां भगवान बंद थे। अपनी थोड़ी सी ताकत के साथ वह यहाँ सिर्फ एक कचरा था। यदि आप अच्छा सहयोग करते हैं तो आपको हर महीने 10 लाख चांदी खर्च करनी होगी। ये 4 महान देशी बैंकों में से एक है और देशी बैंक का मालिक भाग्य के देवता का शिष्य है। अंत में देशी बैंक से चांदी के सिक्के भगवान के दायरे में प्रवेश करेंगे और भाग्य के देवता के शिष्य के लिए भगवान का पैसा बन जाएंगे। पेंग रेनई ने कहा, 1 महीने का पैसा, जिसने चेन जियांग को बड़ा झटका दिया। क्या यह मौत को आमंत्रित करना नहीं है? अगर हम भाग्य के देवता के शिष्य द्वारा खोले गए देशी बैंक को चुरा लें तो हमें कैसे खोजा जा सकता है और केवल हमारे हाथ काटे जा सकते हैं? चेन जियांग ने सदमे में कहा, वास्तव में 4 महान देशी बैंक यहाँ भाग्य के देवता के शिष्यों द्वारा खोले गए थे और इन शिष्यों के कई अन्य शिष्य हैं जो सभी भगवान के पैसे को जाली बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। भाग्य के देवता का पूरा परिवार भगवान के दायरे में सबसे अमीर है और भगवान का सारा पैसा यहीं से आता है। पेंग रेनी ने कहा, उदाहरण के लिए जिस गति से भगवान का दायरा भगवान के पैसे का उपभोग करता है उससे प्रति वर्ष कम से कम 10 बिलियन या उससे अधिक की लागत आएगी। अधिक से अधिक दिव्य धन के साथ, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि दिव्य धन अधिक से अधिक बेकार हो रहा है? चेन जियांग इस बात को लेकर उत्सुक था कि ईश्वर के राज्य की ईश्वरीय धन प्रणाली कैसे संचालित होती है। ये सच नहीं है। दिव्य धन के एक चक्र के लिए प्रसारित होने के बाद यह आमतौर पर भाग्य के देवता के हाथों में वापस आ जाएगा या अन्य देवताओं के हाथों में होगा जो दिव्य धन उधार लेने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं। अधिकांश दिव्य धन का उपयोग दिव्य हथियार बनाने के लिए भी किया जाएगा और काले पवित्र लोहे के परिष्कृत चांदी के पैसे भी दिव्य हथियारों को परिष्कृत करने के लिए एक अच्छी सामग्री है। पेंग रेनई ने कहा, इससे ये देखा जा सकता है कि देवताओं के राज्य में भी बहुत जटिल दुनिया थी और मुट्ठी से बोलने के लिए शब्द थे। अगर भाग्य का देवता शक्तिशाली नहीं होता तो भगवान द्वारा बनाए गए धन का उपयोग कौन करेगा? हे भगवान के राज्य में कुछ लोग हैं जो दिव्य धन प्राप्त करने के लिए, चीजों को खरीदने के लिए, दिव्य धन उधार लेने के लिए अपने दिव्य देवता को गिरवी रख सकते हैं। कभी कभी दिव्य देवता को प्राप्त करने के लिए दिव्य धन उधार देने वाला स्थानीय बैंक लोगों को गुप्त रूप से दूसरों को दिव्य धन कमाने से रोकने के लिए भेजता है। पेंग रेनई हंसा। पेंग रेनई ने फिर से उड़न डिस्क शुरू की और चेन जियांग को नीचे विशाल भूमि पर ले आया। 1 महीने में 10 लाख चांदी की चोरी, क्या इससे कोई पता नहीं चलेगा? चेन जियांग अभी भी थोड़ा चिंतित था। ऐसा नहीं होगा, जब समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा। भाग्य के देवता के शिष्य शायद ही कभी इस लानत वाली जगह पर आते हैं। जब तक हर महीने मिलने वाली चांदी की मात्रा पर्याप्त है, हम बस अतिरिक्त ले लेंगे। पेंग रेनई हंसा। दूर दूर तक एक बहुत बड़ा शहर था जिसमें बहुत सी ऊंची और भव्य पत्थर की इमारतें थीं। शहर की रक्षा के लिए कोई संरचना नहीं थी और समय समय पर डाकुओं की आभा की लहरें निकल रही थीं। अंदर कई विशेषज्ञ इकट्ठे थे। चेन जियांग ने कहा, वहाँ काफी लोग हैं और यह संख्या उन 500,000 से कम नहीं है जिनका आपने उल्लेख किया है। मैंने पहले ही कहा था कि यह झूठ था। ईश्वर का क्षेत्र वह दुनिया है जहाँ सबसे पहले जीवन आया, ये कई सालों से अस्तित्व में है और जो लोग मूल रूप से दिव्य जेल में कैद थे वे सभी यहाँ भेजे गए थे। इन लाखों सालों में हर साल यहाँ दर्जनों लोग भेजे जाते हैं और उनमें से बहुत सारे हैं। पेंग रेनई ने कहा, ईश्वर का क्षेत्र एक बहुत बड़ी दुनिया है। हर साल कई लोग ऐसे होते हैं जो नियम तोड़ते हैं और पकड़े जाते हैं। पेंग रेनई चेन जियांग को साथ लेकर शहर में दाखिल हुए। शहर बहुत पुराना था और वहाँ की इमारतें बहुत पुरानी और इतिहास से भरी हुई लग रही थीं, लेकिन वे बेहद मजबूत थीं और इतने सालों बाद भी सड़ी नहीं थीं। बैन-1 पर पहुंचकर वह वास्तव में यहाँ सूरज की रोशनी देख सकता था। अगर रात का समय होता तो वह सितारों से भरा आकाश देख सकता था, लेकिन वह अन्य 8 बैन सितारों को नहीं देख सकता था जो उसके बहुत करीब थे। क्या आप यहाँ सर्वोच्च डैन मोती बेचते हैं? चेन जियांग ने अचानक पूछा। नहीं, क्योंकि जो लोग इसे खरीद सकते हैं वे यहाँ नहीं हैं और जो लोग दिव्य गोलियां बना सकते हैं उनके यहाँ होने की संभावना और भी कम है। यहाँ तक कि सबसे कमज़ोर दिव्य गोलियां भी लाखों डॉलर में बिक रही हैं। इतने दिव्य पैसे से तो हम बहुत पहले ही यहाँ से निकल सकते हैं।
पेंग रेनई ने कहा, उसने 50 सोने के सिक्कों पर 1 लाख से ज्यादा खर्च कर दिए थे। दिव्य हथियार कहाँ है? चेन जियांग ने फिर पूछा। वह दिव्य गोलियों की कीमत देखकर चौंक गया, और यह सबसे खराब किस्म की थी। यहाँ कम दर्जे के दिव्य हथियार होने चाहिए, आमतौर पर 50 से कम दिव्य सिक्के। हालांकि नए लोगों में से किसी को भी इसकी आदत नहीं है और वे सभी सेकंड हैंड हैं। जब आप यहाँ रहने के आदी हो जाते हैं तो आपके पास आरामदायक दिनों के बदले में अपने दिव्य हथियार बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। पेंग रेनई ने आह भरी, अगर मैंने ऐसा सोचा होता तो मैं यहाँ कई सालों तक बहुत आराम से रह सकता था। चेन जियांग वास्तव में पेंग रेनई से देवलोक के बारे में अधिक जानना चाहता था, क्योंकि यही वह स्थान था जिसे भविष्य में उसे जीतना था। बूढ़े पेंग, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि ईश्वर के राज्य में भी बेचने के लिए दिव्य देवता हैं? कीमत क्या है? चेन जियांग ने पूछा। जो बनते हैं वे आमतौर पर 10 मिलियन के आसपास होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेहतर होते हैं, लेकिन जो बेहतर होते हैं वे कम होते हैं, क्योंकि अच्छे दिव्य देवता वाले सभी बहुत मजबूत होते हैं। उन्हें दिव्य धन के रूप में व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें उनकी ताकत पर भरोसा करके बहुत कुछ कमाया जा सकता है। पेंग रेनई ने जवाब दिया, क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं? चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, फिर पूछा, अगर यह नरक शैतान सम्राट है, अगर वह 4 दिव्य देवता छर्रे खरीदना चाहता है, तो क्या यह उस पर बहुत दबाव होगा? पेंग रेनई ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? नरक शैतान सम्राट द्वारा उसके लिए इनाम की खबर यहाँ नहीं आई, जिससे चेन जियांग ने राहत की सांस ली। आखिरकार यह भाग्य के देवता का क्षेत्र था, और नरक शैतान सम्राट ने देवताओं के दायरे में सबसे अमीर आदमी को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था, चेन जियांग ने कहा। नरक शैतान सम्राट मुख्य रूप से दिव्य धन कमाने के लिए आत्माओं को बेचने पर निर्भर करता है। सबसे सस्ते दिव्य देवता के 4 टुकड़े उसके लिए कुछ भी नहीं हैं। उसकी संपत्ति सूची में केवल सबसे नीचे है, लेकिन उसके पास अभी भी कई अरब दिव्य सिक्के हैं। पेंग रेनई ने कहा। अभी चेन जियांग को समझ में आया कि ये 4 दिव्य देवता नरक शैतान सम्राट के लिए कुछ भी नहीं थे। हालांकि वे 9 स्वर्ग दुनिया और अनंत स्वर्ग क्षेत्र के शीर्ष रैंकरों को आग के पहाड़ पर ऊपर और नीचे जाने के लिए मजबूर कर सकते थे। क्या सबसे धनी व्यक्ति को गोली शोधक नहीं बनना चाहिए? चेन जियांग ने पूछा। दिव्य गोलियां बहुत महंगी बिक रही होंगी। ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो दिव्य गोलियों को परिष्कृत कर सकें, और उनमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं जो उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं। कीमियागर जो दिव्य गोलियों को परिष्कृत करना जानते हैं वे दूसरों से भी बहुत पैसा कमाएंगे, अन्यथा गोलियों को परिष्कृत करने में कौन सक्षम होगा? पेंग रेनई ने हंसते हुए कहा, आप गोलियां बनाकर अमीर बनने की योजना तो नहीं बना रहे हैं? क्या हम लगभग वहां पहुंच गए हैं? चेन जियांग ने केवल खुद को मजबूत बनाने के लिए या अपने लिए उपयोगी चीजों के बदले में गोलियों को परिष्कृत किया। वह बड़ी मात्रा में दिव्य धन को हथियाने में दिलचस्पी नहीं रखता था, जब तक कि लियू मेंगर और अन्य को परिष्कृत करने के लिए दिव्य धन की आवश्यकता न हो। पेंग रेनई ने हस्ताक्षर की ओर इशारा किया। हालांकि यह छोटा था, फिर भी यह एक बड़ी इमारत थी। ये वहाँ है जिसे फैंगशेन नेटिव बैंक कहते हैं। फैंगशेन भाग्य के देवता के तीसरे शिष्य हैं। पेंग रेनई ने चेन जियांग को ध्वनि संचार भेजने से पहले कहा, एक बार जब आप अंदर आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको पैसे कैसे चुराने हैं। कोई आपको सिखा देगा। सिर्फ 200,000 चांदी। चेन जियांग ने जवाब दिया। क्या ये पर्याप्त नहीं है? हर साल कम से कम 2.5 मिलियन होते हैं। 200 साल 500 मिलियन होते हैं, और यह 5 दिव्य सिक्कों के लिए पर्याप्त है। 2000 साल 50 होते हैं। मैं 100,000 साल में केवल 50 ही प्राप्त कर पाया हूँ। पेंग रेनई ने झट से कहा, छोटे आदमी, तुम बहुत लालची हो। चेन जियांग ने हिसाब लगाया कि अगर वह इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो उसे 1000 सोने के सिक्के पाने में कम से कम 10,000 साल लग जाएंगे। वह यहाँ इतने लंबे समय तक नहीं रह सकता था। यहाँ 100 साल तक रहने से भी वह उदास हो गया था, हजारों साल की तो बात ही छोड़िए। पेंग रेनई चेन जियांग को फैंगशेन नेटिव बैंक में लेकर आए, और जो व्यक्ति उनका स्वागत करने के लिए बाहर आया वह नेटिव बैंक का मैनेजर था, जो एक लंबा और पतला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। वह पेंग रेनई से बहुत परिचित था, और जिस क्षण दोनों मिले उन्होंने थोड़ी देर तक बातचीत की। देशी बैंक के मैनेजर ने चेन जियांग को देखा और संतोष में सिर हिलाया। बुरा नहीं है, आपका शरीर बहुत मजबूत है। वह काम करने के लिए एक सामग्री है। 10 साल 20,000 चांदी। दुकानदार ने पेंग रेनई को 20,000 चांदी के सिक्के दिए, फिर चेन जियांग से कहा, बेटा तुम अभी अभी आए हो। चूंकि तुम यहाँ काम करने के लिए आ सकते हो, इसलिए ये केवल यही कहा जा सकता है कि तुम भाग्यशाली हो, अन्य लोग चाहकर भी यहाँ नहीं आ पाएंगे। 10 साल तक कड़ी मेहनत करो और इस जगह को अच्छी तरह से जान लो। चेन जियांग को फैंगशेन नेटिव बैंक में भूमिगत लाया गया, और उसके नीचे एक बहुत बड़ी चांदी के सिक्के की कार्यशाला थी। भूमिगत लाए जाने के बाद उसे बताया गया कि उसके पास बाहर जाने के लिए महीने में केवल 1 दिन है,
और वह केवल फैंगशेन नेटिव बैंक के आसपास ही जा सकता है। यहाँ हजारों लोग थे और चांदी का उत्पादन भी बहुत ज्यादा था। चेन जियांग ने देखा कि बगल के गोदाम में चांदी के पैसे का पहाड़ खड़ा था जिसे संसाधित किया जाना था। ये स्थान अंतिम स्थान होना चाहिए जहां कार्यवाही की जानी चाहिए। अन्य स्थान भी होने चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि यहाँ के लोग आपको पैसे चुराने के लिए कैसे साथ काम करने के लिए राजी करेंगे। लॉन्ग जुएई ने कहा, तुम जरूर नए होगे, मेरे पीछे आओ। एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरे पास आया। उसके कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ के सबसे प्रतिष्ठित लोगों में से एक है। उसने चेन जियांग को एक ध्वनि संदेश भेजा, क्या तुम इसे पेंग रेने के लिए यहाँ लाए हो? क्या उसने तुमसे कुछ कहा? हाँ, उन्होंने मुझसे कहा था कि जब मैं यहाँ आऊँगा तो कोई मुझे सिखाएगा कि यह कैसे करना है। चेन जियांग ने उत्तर दिया। चेन जियांग मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पीछे गया और कहा, मैं यहाँ प्रबंधक हूँ, आप मुझे स्टीवर्ट ताई कह सकते हैं। आपका काम चांदी की देखभाल करना और उसे स्टोरेज बैग में रखना है। पेंग रेनई के पास वास्तव में इस जगह पर इतना अधिकार होना चाहिए कि वह आसानी से उससे ऐसा कुछ करवाने की व्यवस्था कर सके। इस मामले में पैसे छीन लेना ही सबसे अच्छा था। लेकिन चेन जियांग को एक बात समझ में नहीं आई। अगर सिर्फ स्टीवर्ट ताई और पेंग रेनई होते तो वे उसे 20% भुगतान किए बिना ही ऋण को 50-50 में बांट लेते। पेंग रेनई चेन जियांग को एक बहुत ही विशाल और क्रूर कमरे में ले गया। अंदर चांदी के सिक्कों के ढेर लगे थे, दीवारों में कई छेद थे और संसाधित चांदी के सिक्के लगातार बाहर निकल रहे थे, गोदाम में गिर रहे थे। यहाँ एक युवक था जो स्टोरेज बैग में ढेर सारा पैसा डाल रहा था। आपको उस व्यक्ति से सावधान रहना होगा। उस व्यक्ति को फैंगशेन ने भेजा था, किसी को इसके बारे में पता न चलने दें। मैं आपको उस व्यक्ति का विवरण बताऊंगा। अब चेन जियांग को समझ में आ गया कि स्टीवर्ट ताई ने खुद ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर उसे पकड़ लिया जाता तो परिणाम बहुत बुरे होते। अगर वह होता तो अगर वह पकड़ा भी जाता तो ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर ताई को ही दोषी ठहराया जाता और कोई बड़ी समस्या नहीं होती। चेन जियांग मन ही मन पेंग रेनई और इस स्टीवर्ट ताई को तुच्छ समझता था। उन्हें चांदी का 40% पाने के लिए उनमें से प्रत्येक के साथ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। ये दोनों कमीने, कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने मेरा नाम भी नहीं पूछा। ऐसा लगता है कि वे मुझे पहले से ही एक मृत व्यक्ति के रूप में देखते हैं। चेन जियांग ने अपने दिल में बड़बड़ाया। स्टीवर्ट ताई ने चेन जियांग के कंधे को थपथपाया, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। यदि तुम अच्छा प्रदर्शन करोगे तो भविष्य में तुम मेरे पद तक पहुंच सकते हो। स्टीवर्ट ताई के जाने के बाद फैंगशेन संप्रदाय का आदमी आया और उसने चेन जियांग को स्टोरेज बैग की एक टोकरी सौंप दी। तुम्हारे पास कोई स्टोरेज मैजिक खजाना नहीं है ना? हालांकि उस व्यक्ति ने यह सवाल पूछा था, फिर भी उसने चेन जियांग के शरीर को ऊपर से नीचे तक देखने के लिए अपनी बेहद तेज नज़र का इस्तेमाल किया। चेन जियांग के जवाब का इंतजार किए बिना उसने सिर हिला दिया। जब तक कोई भंडारण जादुई खजाना नहीं था तब तक उसके लिए यहाँ से पैसे चुराना मुश्किल होगा, इसलिए वह किसी और चीज़ के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं था। यहाँ 50 स्टोरेज बैग हैं और प्रत्येक स्टोरेज बैग की कीमत 10 मिलियन चांदी है। उन्हें गलत मत गिनना। फिर उसने चेन जियांग को चारों ओर दिखाया। स्टोरेज बैग को बाहर निकालते हुए उसने अपनी दिव्य शक्ति जारी की और बड़ी मात्रा में चांदी के सिक्के ऊपर तैरने लगे। थोड़ी देर बाद उसने 10 मिलियन चांदी के सिक्के निकाले और चांदी के सिक्के पानी की तरह स्टोरेज बैग में उड़ गए। तुम्हें पता होना चाहिए कि अब क्या करना है। उसके बाद वह आदमी दूर कोने में चला गया और सोफे पर लेट गया। उसे अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी जब तक कि वह चेन जियांग को देखता रहे और उसे पैसे चुराने न दे। चेन जियांग मन ही मन ठंडी हंसी हंसा, इस तरह से यह आदमी आलसी हो जाएगा। कुछ और करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग जुएई हंसी। पेंग रेनई, इस मोटे आदमी ने तुम्हें कमाका है। उसे नहीं पता था कि तुम्हारे पास एक शक्तिशाली सेरेन ज़ेड रिंग है। ये गोदाम बहुत बड़ा था, चारों तरफ 100 से ज़्यादा छेद थे, छत से चांदी के सिक्के गिरकर अंदर घुस सकते थे। यहाँ चांदी के सिक्कों का एक बड़ा ढेर भी था और चांदी के सिक्के गिने नहीं जा सकते थे, जिससे चेन जियांग के लिए चांदी के सिक्के चुराना बहुत आसान हो गया। तुम शुरू क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें आज ही इन 50 बैगों की पैकिंग पूरी करनी है। कोने पर खड़ा व्यक्ति चिल्लाया। उसका लहजा और रवैया अच्छा नहीं था, लेकिन चेन जियांग को इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि वह वही था जिसने सबसे बड़ा मुनाफा कमाया था। अगर वह वाकई ऐसा करना चाहता तो एक ही बार में 50 बैग भर सकता था, लेकिन अब उसने जानबूझकर अपनी गति थोड़ी धीमी कर ली ताकि वह इस जगह को अच्छी तरह से देख सके। बैग पैक करने के बाद वह आदमी उसके पास गया और उसमें रखे चांदी के सिक्कों को गिनने लगा। उसने सिर हिलाया और कहा, हर दिन 100 बैग पैक करने के बाद आप बाहर जाकर आराम कर सकते हैं। चेन जियांग ने 50 बैग भरने में 6 घंटे से ज़्यादा का समय लगाया। वह आदमी अपेक्षाकृत संतुष्ट था और फिर उसने स्टोरेज बैग लिया और चेन जियांग के साथ गोदाम से बाहर निकल गया। चांदी के सिक्कों को रखने वाला ये गोदाम हर तरह की बाधाओं से कसकर बंधा हुआ था।
यहाँ तक कि स्टीवर्ट ताई के पास भी इसे खोलने का अधिकार नहीं था, केवल फैंग शेन द्वारा भेजे गए व्यक्ति के पास ही इसे खोलने का अधिकार था। चेन जियांग को फैंग शेन नेटिव बैंक के एक विला में लाया गया। यहाँ उसका एक बहुत छोटा सा घर था और उसके बैठने के कुछ ही देर बाद स्टीवर्ट ताई वहाँ आ गए। यह उस व्यक्ति के बारे में विस्तृत जानकारी है, पहले इसे देख लें, हम बाद में विवरण पर चर्चा करेंगे। स्टीवर्ट ताई ने अपनी आवाज़ चेन जियांग को प्रेषित की, लेकिन सही तौर पर वह काम के बारे में पूछ रहा था ताकि दूसरों को सुनने और उस पर संदेह करने से रोका जा सके। चेन जियांग ने गोदाम के प्रभारी व्यक्ति की जानकारी को देखा और हैरान रह गया। वह व्यक्ति वास्तव में फैंग शेन के शिष्यों में से एक का सक्षम अधीनस्थ था, जिसे यू फैन कहा जाता था, जो बेहद शक्तिशाली था, दिव्य देवता था, लेकिन वह अभी तक एक भगवान नहीं था। मेरे पास कोई स्टोरेज मैजिक खजाना नहीं है। यू फैन ने पहले भी मुझ पर नज़र रखी थी और उसने मुझ पर कड़ी नज़र रखी थी। चेन जियांग ने स्टीवर्ट ताई को एक ध्वनि संचरण भेजा। उसने मुझसे कहा कि तुमने अच्छा काम किया, बाकियों से बेहतर। स्टीवर्ट ताई ने हंसते हुए कहा, उन लोगों को भी पेंग रेनई ने पहले लाया था, लेकिन वे सभी अनाड़ी थे और यू फैन ने उन्हें भगा दिया, इससे पहले कि वे कुछ कर पाते। अभी तुमने उस पर अच्छी छाप छोड़ी है। अगर तुम भविष्य में अच्छा काम करोगे तो तुम निश्चित रूप से काफ़ी पैसे कमा पाओगे। स्टीवर्ट ताई ने चेन जियांग को एक भंडारण अंगूठी दी और उसके लिए एक ध्वनि संचरण भेजा। यह एक भंडारण जादुई खजाना है जिसे पेंग रेनई और मैंने उच्च कीमत पर खरीदा है। ये हमारे शरीर को छिपा सकता है और यू फैन द्वारा खोजा नहीं जा सकता है। चेन जियांग ने स्टोरेज रिंग ली और उसके अंदर की जगह को देखा। ये रिंग से बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी इसमें 100 मिलियन चांदी के सिक्के समा सकते थे। अपना समय लो, हमारे पास समय है। स्टीवर्ट ताई चेन जियांग से बेहद संतुष्ट थे, क्योंकि चेन जियांग को यू फैन की प्रशंसा मिली थी और वह लंबे समय तक काम करने के लिए वहां रह सकता था। जब चेन जियांग ने अंगूठी पहनी तो वह अंगूठी बनाने वाले उपकरण जालसाज की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन वह ये विश्वास नहीं कर सका कि यू फैन ने इसे नहीं देखा। हर महीने एक दिन ऐसा आता है जब आप फैंग शेन नेटिव बैंक से बाहर निकल सकते हैं। उस समय आप टहलने जा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप यहाँ अच्छा काम करना नहीं छोड़ेंगे, है न? चेन जियांग को पैसे चुराने में उसकी और पेंग रेनई की मदद करने के लिए स्टीवर्ट ताई ने उदारतापूर्वक चेन जियांग को 1 लाख चांदी के सिक्के दिए। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए 100,000 चांदी के सिक्के स्वीकार कर लिए। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसे क्या खरीदना है, लेकिन यह उसके लिए टिया 8 और 9 अमर दवाइयाँ या यहाँ तक कि पवित्र स्तर की दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ खरीदने के लिए पर्याप्त था। उसे अचानक लगा कि पेंग रेनई द्वारा उसे यहाँ बेचना कोई बुरी बात नहीं थी। यदि आप यू फैन को अधिक संतुष्ट कर सकते हैं तो वह आपके लिए प्रतिदिन खेलने के लिए आ सकता है। उसे 50 से अधिक वर्षों से यहाँ भेजा गया है, लेकिन उसे अधिक आराम नहीं मिला है। स्टीवर्ट ताई ने कहा, क्या आप नहीं कर सकते? चेन जियांग ने पूछा। बेशक मैं कर सकता हूँ, लेकिन वह मुझे उसकी मदद नहीं करने देगा क्योंकि मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ। इसके अलावा आपकी साधना कम है, इसलिए उसे ऐसा करने में कोई हिचक नहीं है। स्टीवर्ट ताई ने कहा। जब स्टीवर्ट ताई जाने वाले थे, चेन जियांग के दिल में अभी भी एक सवाल था। उसने एक पल सोचा, फिर पूछा, स्टीवर्ट ताई, उन लोगों का क्या हुआ जिन्हें पेंग रेनई ने पहले यू फैन की मदद करने के लिए कहा था? फिर वे बहुत दूर चले गए। स्टीवर्ट ताई ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन चेन जियांग जानता था कि वह निश्चित रूप से उसके और पेंग रेनई द्वारा चुप करा दिया गया था। पेंग रेनई और स्टीवर्ट ताई वास्तव में चिंतित नहीं थे कि वह यू फैन को इसके बारे में बताएगा। स्टीवर्ट ताई ने चेन जियांग को एक ध्वनि संदेश भेजा, आपको पता होना चाहिए कि यदि आप यू फैन को हम तीनों के सहयोग के बारे में बताएंगे तो वह निश्चित रूप से आपको मारने वाला पहला व्यक्ति होगा। बेशक आप एक चतुर व्यक्ति हैं, आपको ये समझना चाहिए कि आपने यहाँ बहुत पैसा कमाया होगा। चेन जियांग ने चुपके से राहत की सांस ली जब उसने स्टीवर्ट ताई को बाहर देखा। स्टीवर्ट ताई ने अभी जो दबाव उस पर डाला था वह बहुत बड़ा था। ये देखा जा सकता था कि यह स्टीवर्ट ताई भी एक बहुत मजबूत व्यक्ति था, जो उस अभिमानी भेड़िया देवता के समान था जिससे वह मिला था। अगर वह चांदी के गोदाम में जाना चाहता था तो उसे अभी भी कल सुबह तक इंतजार करना था। इस अवधि के दौरान उसने पेंग रेनी से खरीदे गए अलाइव स्लेन मेथड के कंडेंसड स्पिरिट लिक्विड का इस्तेमाल स्पिरिट स्ट्रेंथनिंग पिल, ग्रीन जैड जिनसेंग और पाम फ्लावर को परिष्कृत करने के लिए किया। वह स्पिरिट कंसोलिडेटिंग इक्विपमेंट की कुछ नकल करना चाहता था जिसका इस्तेमाल पेंग रेनी ने स्पिरिट कंसोलिडेटिंग पिल को बनाने के लिए किया था और उन्हें औषधीय सामग्री के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। अगले दिन सुबह सुबह स्टीवर्ट ताई चेन जियांग को खोजने आया और उसे चांदी के गोदाम में ले आया जहां यू फैन पहले से ही रह रहा था। स्टीवर्ट ताई के चले जाने के बाद यू फैन ने गोदाम के दरवाजे बंद कर दिए। फिर उसने एक खजाना निकाला और जैद से बना एक घर बनाया। आज मुझे 150 स्टोरेज बैग भरने हैं। जब मैं काम पूरा कर लूंगा तो मैं अपना दरवाज़ा खटखटाऊंगा। यू फैन ने चेन जियांग के शरीर का फिर से निरीक्षण किया, ये देखने के लिए कि क्या वह अपने साथ कोई और स्टोरेज मैजिक खजाना लाया है।
फिर उसने स्टोरेज बैग से भरी एक टोकरी चेन जियांग को सौंप दी। दरअसल इस तरह का काम बहुत आसान था, लेकिन इसे पूरा करने में कुछ समय लगता और साथ ही इसे पूरा करने के लिए एक बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति की भी ज़रूरत होती। इसलिए फैंग शेन केवल व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी के लिए किसी को भेज सकते थे या फैंग शेन से इसे व्यक्तिगत रूप से करवा सकते थे। जब तक यू फैन को कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता जो उसे संतुष्ट कर सके, उसे बस हर दिन उनकी जांच करने की ज़रूरत होगी। वह किसी भी अन्य समय उन्हें विकसित कर सकता था। यू फैन को नहीं पता था कि वह अंदर क्या कर रहा था, न ही उसने जांच करने की हिम्मत की। उसे डर था कि अगर उसे यूफैन ने खोज लिया तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा और उस समय उसे निश्चित रूप से स्टीवर्ट ताई और पेंग्रेनी द्वारा चुप करा दिया जाएगा। लॉन्ग जुएई ने रिंग के अंदर रहते हुए हंसते हुए कहा, क्या ये बहुत आसान नहीं है? यूफैन ने आपके शरीर पर स्टोरेज मैजिक खजाने का अधिक ध्यान से निरीक्षण भी नहीं किया और इतना आराम कर रहा था। क्या वह नहीं जानता कि एक प्रकार का स्टोरेज मैजिक खजाना छिपा हो सकता है? लियू मेंगर ने कहा, ऐसा नहीं है कि वह नहीं जानता, लेकिन जब चेन जियांग ने प्रवेश किया तो वह एक अदृश्य अवरोध से गुजरा और वह अवरोध कुछ भंडारण जादू के खजाने का पता लगाने में सक्षम था जो छिपा हुआ था। हालांकि मैनेजर ताई द्वारा दी गई अंगूठी और भंडारण अंगूठी दोनों नहीं मिली हैं। डोंगफेंग जिन्यू ने कहा, डार्क ड्रैगन रिंग की शोधन विधि बहुत ही चतुराईपूर्ण है। यह उस अंगूठी से कहीं अधिक शक्तिशाली है जो स्टीवर्ट ताई ने उसे दी थी। मेरा मानना है कि स्टीवर्ट ताई और पेंग्रेनई ने इस अंगूठी को खरीदने के लिए अपने दिव्य धन का काफ़ी हिस्सा खर्च किया होगा। चेन जियांग मूल रूप से स्टीवर्ट ताई के निर्देशों का पालन करना चाहता था और 1 या 2 महीने तक अच्छा काम करना चाहता था, लेकिन अब जब उसने देखा कि यह काम करना कितना आसान है तो वह खुद को रोक नहीं सका। ये गोदाम एक बहुत बड़ा चौक था। चांदी के पैसे पहाड़ की तरह ढेर लगे हुए थे, हर जगह ढेर लगे हुए थे। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि यहाँ लगभग 10 अरब चांदी थी और यह हर दिन बढ़ रही थी। चेन जियांग ने काम करना शुरू कर दिया। उसने चांदी को स्टोरेज बैग में रखना शुरू कर दिया और जब वह 70 चांदी को स्टोरेज बैग में डाल रहा था तो उसने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। जब उसने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके बड़ी मात्रा में चांदी को ढक दिया तो उसने ध्यान से 11 मिलियन की गिनती की और फिर चांदी को आगे बढ़ाया। जब वह इसे स्टोरेज बैग में डालने वाला था तो उसने उन्हें धोखा देने के लिए एक छोटी सी चाल का इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्टोरेज बैग में प्रवेश कर गया है, लेकिन वास्तव में वह 10 लाख चांदी के साथ रिंग में प्रवेश कर गया था। परिणामस्वरूप यू फैन इसे महसूस नहीं कर पाया। उसके पास खेलने के लिए अभी भी 70 से ज़्यादा स्टोरेज बैग थे। उसने इस तरीके का इस्तेमाल 25 बार किया था और वह हमेशा 2 मिलियन चांदी के टैल वापस लाया था। इस तरह वह आज 50 मिलियन चांदी के टैल वापस लाने में सक्षम होगा। एक दिव्य सिक्के के लिए 100 मिलियन चांदी की आवश्यकता होती है। आज उसे इसका आधा हिस्सा मिल गया था। प्रभु, मेरा काम हो गया। चेन जियांग ने जैद हट के दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। यू फैन ने दरवाज़ा खोला तो उसकी दिव्य शक्ति ने चेन जियांग के पैरों के पास टोकरी में रखे 150 बैगों को देखा। उसने उन्हें बार बार जांचा और जब उसने पाया कि कोई गलती नहीं है तो उसने संतोष में अपना सिर हिलाया। चेन जियांग ने खुशी से चांदी के सिक्कों का डिब्बा लिया और तुरंत अपना आभार व्यक्त किया। बेशक ये सब दिखावा था। उसे आज ही 50 मिलियन चांदी मिल चुकी थी, इसलिए उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। इससे ये देखा जा सकता था कि यू फैन इस पैसे का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकता था, लेकिन चांदी उसके किसी काम की नहीं थी। सिर्फ भगवान के पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता था। उसके पास शायद इस पैसे को भगवान के पैसे में बदलने की शक्ति नहीं थी। अब चेन जियांग को यकीन था कि गोदाम में कोई खास रकम नहीं थी। ये तब तक ठीक था जब तक कोई और इसे यहाँ से नहीं ले जाता और केवल चेन जियांग और यू फैन ही अंदर आते। यू फैन के पास पैसे का कोई उपयोग नहीं था और वह यू फैन की निगरानी में था, इसलिए यू फैन बहुत राहत महसूस कर रहा था। आज चेन जियांग ने काम खत्म करने के लिए केवल 5 घंटे का समय लिया और वह जल्दी निकलने में भी सक्षम था। वह इस बात से आश्चर्यचकित नहीं था कि चेन जियांग इतनी तेजी से ऐसा कैसे कर सकता है। वह जानता था कि चेन जियांग की दिव्य शक्ति कमज़ोर नहीं थी और धीरे धीरे वह इससे अधिक परिचित हो जाएगा। चेन जियांग एक बक्सा लेकर खुशी खुशी गोदाम से बाहर निकल रहा था। रास्ते में जितने भी मजदूर उसे देख रहे थे उनके चेहरे पर प्रोजेक्ट्स की भरमार थी, क्योंकि वे इनाम थे, जिसका मतलब था कि उसके पास कम से कम 1000 सिल्वर थे, जो कि कुछ ऐसा था जो दूसरे लोग 1 महीने तक काम करने के बाद ही कमा सकते थे। चेन जियांग वास्तव में खुश था क्योंकि उसने 50 मिलियन चांदी के सिक्के प्राप्त किए थे। भविष्य में अगर वह इसे अच्छी तरह से कर सकता है तो उसके लिए एक दिन में 100 मिलियन युआन प्राप्त करना भी कोई समस्या नहीं होगी। चांदी के सिक्कों के उत्पादन की गति बहुत तेज है। मैं हर दिन इतना पैसा जमा कर सकता हूँ, भले ही मुझे हर दिन एक हिस्सा लेना पड़े। लॉन्ग जुएई ने कहा, क्या ये हो सकता है कि भगवान के राज्य खाना पकाने के लिए दिव्य धन का उपयोग कर रहे हैं? लियू मेंगर ने कहा, मुझे लगता है कि सबसे शक्तिशाली वे लोग होने चाहिए जिन्होंने चांदी को दिव्य मुद्रा में परिष्कृत किया है।
वे एक दिन में इतनी सारी मुद्राएं बना सकते हैं जैसी देवताओं से अपेक्षा की जाती है, ऐसी शक्ति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चारों देशी बैंक पैसा कमा रहे थे और उसे भगवान के राज्य में भेज रहे थे, लेकिन आज फैंग शेन देशी बैंक ने 1.5 बिलियन का ऑर्डर दिया था। अगर चारों देशी बैंकों के पास ये राशि होती तो ये 6 बिलियन भगवान का पैसा होता। अगर कोई मौका है तो आइए देखें कि क्या हम कुछ दिव्य धन प्राप्त कर सकते हैं। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि दिव्य धन के साथ शोधन कितना प्रभावी है, जू जियानिक्सियन ने कहा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं इसे जल्द ही प्राप्त कर लूंगा। घर वापस आते समय स्टीवर्ट ताई तुरंत वहां आ गए, क्योंकि उन्हें पता चला कि चेन जियांग को इनाम मिला है। हो सकता है कि भविष्य में आप मुझसे बेहतर स्थिति में हों, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप याद रखेंगे, आप यहाँ बड़ा पैसा कमाने के लिए हैं। भले ही आप फैंग शेन नेटिव बैंक में उच्च पद पर हों, आप कभी भी उतना नहीं कमा पाएंगे जितना हमारे साथ सहयोग करते समय कमा सकते हैं। स्टीवर्ट ताई ने ध्वनि संचरण के माध्यम से चेन जियांग को बताया। बेशक चेन जियांग को उसकी बकवास पर यकीन नहीं हुआ। स्टीवर्ट ताई की ताकत से उसे यहाँ ज़रूर बहुत सारा पैसा मिलेगा। मैंने आपको जो स्टोरेज रिंग दी है उसमें केवल 120 मिलियन चांदी ही रखी जा सकती है। अगर आप इसे हर साल भर सकते हैं तो हम आपको और देंगे। पहले स्टीवर्ट ताई और पेंग रेनई केवल यही चाहते थे कि चेन जियांग को हर साल 10 मिलियन चांदी के सिक्के मिलें, लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि यू फैन चेन जियांग के लिए कितना अच्छा है, तो उन्होंने मूल सीमा को 120 मिलियन चांदी के सिक्कों तक बढ़ा दिया। इस तरह वह और पेंग रेनई एक वर्ष में लगभग आधी संपत्ति अर्जित कर सकते थे, जो उस समय की तुलना में बहुत तेज था जब वे चांदी कमाने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे थे। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। चेन जियांग अपने सामने खड़े व्यक्ति को कभी नहीं बताएगा कि उसने आज 50 मिलियन चांदी अर्जित की है। भविष्य में उसे हर दिन इतना कमाना होगा। अगले 10 दिनों तक उसे हर दिन 200 बैग भरने होंगे, जिससे चेन जियांग के लिए चांदी के सिक्के ले जाना आसान हो जाएगा। इस तरह की चीज़ों के लिए उसने इसे ज़्यादा आसानी से किया और उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। लगता है तुम इससे और भी परिचित हो रहे हो। भविष्य में अपने दैनिक काम खत्म करने के बाद तुम बाहर टहलने जा सकते हो। मैं तुम्हें तुम्हारा वेतन दूंगा, प्रतिदिन 2000 चांदी के सिक्के। पिछले कुछ सालों में ये पहली बार था जब यू फैन को नीचे भेजे जाने पर इतना अच्छा लगा। वह अच्छे मूड में था। चेन जियांग को हर दिन चांदी का एक डिब्बा देता था। अंत में उसे अब फैंग शेन नेटिव बैंक में नहीं रहना पड़ा। जिस क्षण चेन जियांग भूमिगत कार्यशाला से बाहर निकला, वह तुरंत नेटिव बैंक के गेट से बाहर निकल गया और बाहर की सड़कों पर चला गया। जब चेन जियांग बाहर आया तो वह सबसे पहले हथियार और कलाकृतियां बेचने वाली दुकानों पर गया। डार्क जेड रिंग के अंदर की कुछ लड़कियां इन चीज़ों में दिलचस्पी रखती थीं और वह उनकी बोरियत दूर करने के लिए कुछ खरीदना चाहता था। मुझे कुछ शोधन सामग्री खरीदने की ज़रूरत है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो 9 हेवन वर्ल्ड में नहीं हैं। अगर संभव हो तो मैं एक बेहतर क्राफ्टिंग फनेस खरीदना चाहता हूँ। इस तरह हम स्पेस ब्लैक आयरन को बहुत तेज़ी से परिष्कृत कर सकते हैं। लियू मेंगर ने चेन जियांग को निर्देश दिया। अच्छा, क्या कुछ और है? देवियों और सज्जनों, चेन जियांग हंसा। मैं खाना चाहती हूँ। लॉन्ग जुई हंसी। जब तक तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ अच्छा है। बड़ी बहन मेंगर ने मेरे लिए ये कहा। जू जियानिक्सियन ने कहा, तुम लैन, तुम क्या हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? लेंग यूलान ने कुछ देर सोचा। इस समय नहीं, मुझे अभी किसी चीज़ की कमी नहीं है। डोनफेंग जिन्यू, कोंग बेलिंग और मोती को भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन डोनफेंग जिंग अभी भी बंद दरवाजे की साधना में था और वर्मिलियन बर्ड इनहेरिटेंस फ्रूट के साथ घुल मिल गया था। चेन जियांग के फैंग शेन नेटिव बैंक छोड़ने के कुछ समय बाद ही स्टीवर्ट ताई ने उसे पकड़ लिया। फैंग यू, तुम इस जगह से परिचित नहीं हो, चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। स्टीवर्ट ताई हंसे। फैंग यू एक नकली नाम था जिसे चेन जियांग ने स्टीवर्ट ताई और यू फैंग को बताया था। यह संभव था कि स्टीवर्ट ताई को नर्क के शैतान सम्राट द्वारा उस पर रखे गए इनाम के बारे में पता न हो, लेकिन यह संभव था कि यू फैंग को इसके बारे में पता हो। बूढ़े भाई ताई, ये बहुत बढ़िया है कि आप यहाँ हैं। मुझे बस कुछ खरीदना है। मैं यहाँ के बाजार भाव से बहुत परिचित नहीं हूँ। चेन जियांग को अपने कंधे से डर लग रहा था। पिछले 10 दिनों से स्टीवर्ट ताई हर दिन उसकी तलाश कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। चेन जियांग को स्टीवर्ट ताई और पेंग रेनई के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। अगर वह थोड़ा सक्षम नहीं होता तो वह निश्चित रूप से यहाँ बहुत खतरे में होता। इन दो लोगों ने उसकी जान की भी परवाह नहीं की और अब जब उन्होंने देखा कि वह कितना उपयोगी है तो वे उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करेंगे। चेन जियांग और स्टीवर्ट ताई कुछ देर तक चलने के बाद वे पहले ही फैंग शेन नेटिव बैंक के आसपास से निकल चुके थे। इस समय पेंग रेनई अचानक एक कोने से बाहर आ गई। पेंग रेनई चेन जियांग के बारे में बहुत चिंतित था। वह अभी भी शहर में ही रह रहा था और हर रोज स्टीवर्ट ताई से समाचार की प्रतीक्षा कर रहा था।
वह जानना चाहता था कि क्या चेन जियांग उनकी योजनाओं के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है, और यदि नहीं तो उन्हें जल्द से जल्द चेन जियांग को मारना होगा। अब पेंग रेनई को पहले से ही पता था कि चेन जियांग ने बहुत अच्छा काम किया है। चेन जियांग को देखते ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैंने तुम्हें बेच दिया है, ये तुम्हारे भले के लिए है। लेकिन अब तुमने मिठास का स्वाद चख लिया है न? चेन जियांग ने उपहास किया, लेकिन अपने दिल में वह पेंग रेनी की बात से सहमत था। पेंग रेनी सही था, उसे फैंग शेन नेटिव बैंक में लाने से उसे बहुत लाभ होगा, जिसके बारे में पेंग रेनी और स्टीवर्ट ताई को पता नहीं था। वह यहाँ कुछ चीज़ें खरीदना चाहता है, इसलिए तुम उसके साथ जा सकते हो। तुम इसमें काफ़ी अच्छे हो। स्टीवर्ट ताई ने चेन जियांग को पेंग रेनई को सौंप दिया और फिर फैंग शेन नेटिव बैंक में लौट आया। पेंग रेनई को पता था कि चेन जियांग को हर दिन 20,000 से अधिक चांदी का इनाम मिल सकता है, और उसकी वर्तमान ताकत के साथ यह एक बहुत अच्छी आय मानी जा सकती है। आप क्या खरीदना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक व्यापारी हूँ, मैं इसे आपको सस्ते दाम पर बेच सकता हूँ। पेंग रेनई ने चेन जियांग के कंधों को थपथपाया और हंसते हुए कहा, आपसे इतना परिचित होने के नाते मैं निश्चित रूप से आपको अच्छी कीमत दूंगा। जितना ज्यादा उसे पता चला, स्थिति उतनी ही खतरनाक होती गई। चेन जियांग को यकीन नहीं था कि वह ऐसा करेगा। पहले मुझे यहाँ की दुकान पर ले चलो। अगर यह वाकई तुम्हारी दुकान से ज्यादा महंगा है तो मैं तुम्हारा सामान खरीद लूंगा। चेन जियांग ने थोड़ा मुस्कुराया, व्यापारी पेंग, अब ये जांचने का समय है कि क्या तुम्हारी कीमत सबसे कम है। उसने पहले भी चेन जियांग की बुद्धिमत्ता का अनुभव किया था, और वह अभी भी चेन जियांग के दिव्य ब्लेड के बारे में चिंतित था, लेकिन वह केवल इसके बारे में सोच रहा था। वह जानता था कि अगले कुछ वर्षों में चेन जियांग निश्चित रूप से उसे और स्टीवर्ट ताई को बड़ी मात्रा में चांदी प्राप्त करने में मदद करेगा, और ये दिव्य ब्लेड से बहुत बेहतर होगा। आप क्या खरीदना चाहते हैं? पेंग रेनई ने पूछा। एक संत कलाकृति को परिष्कृत करने के लिए सबसे अच्छी सामग्री वे हैं जिन्हें परिष्कृत किया जा सकता है। आमतौर पर इसकी कीमत कितनी चांदी होती है? चेन जियांग यहाँ के बाजार मूल्य से परिचित नहीं था, लेकिन एक विनाशक के रूप में पेंग रेनई निश्चित रूप से बहुत सी चीजें जानता था, इसलिए पेंग रेनई को चीजें खरीदने के लिए उसे लाने देना बुरा नहीं था। क्या तुम्हें केवल गोलियां ही नहीं बनानी चाहिए? वह तो कलाकृतियां भी बनाना जानता है। पेंग रेनई ने सोचा था कि चेन जियांग गोली शोधन के लिए औषधीय सामग्री खरीदने जा रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में शोधन के लिए है। मुझे समझ नहीं आया, मैं तो बस इसे यहीं खरीदना और बेचना चाहता हूँ। चेन जियांग हंसा, तुम्हें अभी भी नहीं पता कि तुम कब वापस जा पाओगे। क्या खरीदने और बेचने के बारे में सोचना अभी बहुत जल्दी नहीं है? पेंग रेनई ने कहा, अभी तुम्हारे पास कितना पैसा है? कुल 1,30,000। चेन जियांग ने कहा, मैनेजर ताई ने पहले ही चेन जियांग को 1 लाख सिल्वर दे दिए थे। पेंग रेनई को भी इस बात की जानकारी थी। पेंग रेनई ने कहा, संत कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए सामग्रियां हैं, लेकिन वे सस्ती नहीं हैं। आमतौर पर वे सभी वजन पर आधारित होती हैं। अधिक आम लोगों की कीमत 1,000 चांदी के सिक्के प्रति किलोग्राम होती है। चेन जियांग के लिए यह बेहद सस्ता था। बेहतर लोगों के बारे में क्या? चेन जियांग ने पूछा। संत कलाकृतियों को आमतौर पर निम्न श्रेणी, उच्च श्रेणी में विभाजित किया जाता है, और पवित्र स्तर की शिल्प सामग्री भी उसी प्रकार की होती है। निम्न श्रेणी की वस्तुओं को आमतौर पर निम्न श्रेणी, उच्च श्रेणी की वस्तुओं में विभाजित किया जाता है, और पवित्र स्तर की शिल्प सामग्री आमतौर पर एक ही प्रकार की होती है, जिसमें निम्न श्रेणी की वस्तुएं उच्च श्रेणी की होती हैं, उच्च श्रेणी की वस्तुएं उच्च श्रेणी की होती हैं, और उच्च श्रेणी की वस्तुएं मध्यम गुणवत्ता की होती हैं। पेंग रेनई ने उत्तर दिया, क्या आपको क्यों नहीं लगता कि यह महंगा है? क्या ये वास्तव में इतना सस्ता है? चेन जियांग ने जवाब दिया, है ना? पेंग रेनई ने एक पल के लिए सोचा। भविष्य में चेन जियांग हर महीने 100 मिलियन चांदी के सिक्के प्राप्त करने में सक्षम होगा, और साथ ही 20 से 30 मिलियन चांदी के सिक्कों के 2 स्तर भी प्राप्त करेगा। लियू मेंगर ने कहा, फिलहाल हम उनका उपयोग अपने हाथों को निखारने के लिए करेंगे। जब हम उनमें पारंगत हो जाएंगे तो हम उच्च श्रेणी की संत कलाकृतियों को निखारने के लिए कुछ अच्छी कलाकृतियां खरीदेंगे। जू जियानिक्सियन ने हंसते हुए कहा, जब समय आएगा तो पूरे सेट को परिष्कृत करना कोई समस्या नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि बाहर सब कुछ शांतिपूर्ण होगा। उसके बाद मैं कुछ समय के लिए यहाँ रहूंगा और आपको परिचित कराने के लिए कुछ ईश्वरीय स्तर की सामग्री ढूंढूंगा। फिर मैं सुजाकू धनुष और बड़े जहाज को परिष्कृत करना शुरू करूंगा जो ट्रेसिंग मंत्र को चकमा दे सकता है। चेन जियांग ने कहा। पेंग रेनई चेन जियांग को एक बाजार में ले गया। यहाँ कई दुकानें थीं और यह एक ऐसी जगह थी जहाँ कुछ लोग स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने को पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते थे और फिर उन्हें बेचते थे। चेन जियांग पेंग रेनई के पीछे पीछे एक ऐसी जगह पर गया जो पत्थरों को बेचने में माहिर थी। वहाँ सभी तरह के पत्थर थे और उनमें से ज़्यादातर आर्टिफैक्ट फोर्जिंग मटेरियल थे। उनमें से कई पवित्र स्तर की सामग्री थी। दिव्य जेल में संसाधनों को समृद्ध माना जाता था। अगर ऐसा नहीं होता तो इतना ब्लैक सेंट आयरन नहीं होता।
पवित्र स्तर की सामग्रियां यहाँ दुर्लभ नहीं थीं। जब तक किसी के पास पैसा होता उन्हें आमतौर पर खरीदा जा सकता था, और सबसे दुर्लभ भगवान स्तर की सामग्रियां थीं। तुम्हें क्या चाहिए? चेन जियांग ने रिंग के अंदर मौजूद लियू मेंगर से पूछा। आग का गुण। हालांकि हम बर्फ और आग की खेती करते हैं, लेकिन हम आमतौर पर खुद को बचाने के लिए आग की तकनीक और बर्फ का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कोई हथियार बनाना चाहते हैं तो आग के तत्व का इस्तेमाल करें। अगर आप रक्षात्मक जादुई उपकरण या नर्म कवच बनाना चाहते हैं तो बर्फ के गुण का इस्तेमाल करें, लियू मेंगर ने कहा। चेन जियांग एक विक्रेता की दुकान के सामने रुका। वहां कुछ लाल पत्थर रखे हुए थे जो भाप की तरह गर्म थे, और यह स्पष्ट था कि वे पवित्र स्तर के अग्नि तत्व को परिष्कृत करने के लिए बहुत अच्छी सामग्री थे। ये पत्थर कितना बड़ा है? हालांकि यह सिर्फ एक सेब के आकार का था, फिर भी ये 10 किलोग्राम से ज्यादा था और इसमें भयानक मात्रा में गर्मी थी। चेन जियांग को यकीन था कि अंदर से निकलने वाली अग्नि ऊर्जा पवित्र स्तर की होनी चाहिए। यह मध्यम श्रेणी का पवित्र ज्वाला पत्थर है। एक कैटी के लिए 2500 चांदी के टेल। यहाँ 12 कैटी हैं। यदि आप उन्हें चाहते हैं तो मैं उन्हें आपको 27,000 चांदी के टेल में बेचूंगा, दुकान लगाने वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा। चेन जियांग ने कहा, 2001 कैटी, मैं आपके पास मौजूद सभी पवित्र ज्वाला पत्थरों को खरीद लूंगा। आपके पास कुल 50 कैटी हैं, है ना? बूढ़े आदमी ने एक क्षण विचार किया और फिर सिर हिलाया। 1 लाख चांदी के टेल। चेन जियांग ने उसे 50 किलोग्राम पवित्र ज्वलंत पत्थर खरीदने के लिए 1 लाख चांदी के सिक्के दिए। जब वह पवित्र कलाकृति को परिष्कृत कर रहा था तो कुछ पवित्र स्तर की सामग्री जोड़ना पहले से ही बहुत अच्छा था। अब जब उसके पास 50 किलोग्राम पवित्र ज्वलंत पत्थर और कुछ अन्य पवित्र स्तर की सामग्री थी तो उसने जो दिव्य कलाकृति परिष्कृत की थी वह निश्चित रूप से बहुत मजबूत होगी। पेंग रेनई ने हंसते हुए कहा, तुमने अचानक 1 लाख चांदी खर्च कर दी। अब तुम्हारे पास बहुत कम बचा है, तुम अब ज्यादा कुछ नहीं खरीद सकते। तो मुझे कुछ लाख युआन उधार दो, मैं अगले महीने तुम्हें लौटा दूंगा। चेन जियांग ने पेंग रेनई को देखकर मुस्कुराया। कम प्रोफाइल रखें, आप थोड़े समय के लिए ही यहाँ आए हैं और आपके पास पहले से ही 10 लाख से ज्यादा चांदी के सिक्के हैं। आप निश्चित रूप से संदेह पैदा करेंगे, पेंग रेनई ने कहा। उन्हें चिंता थी कि चेन जियांग के पास भविष्य में और ज्यादा पैसा होगा और वह इसे हर जगह खर्च करेगा, जो निश्चित रूप से फैंग शेन नेटिव बैंक का ध्यान आकर्षित करेगा। चेन जियांग ने अचानक एक स्टाल में काले पत्थर के एक बड़े टुकड़े की झलक देखी। इसमें स्थानिक ऊर्जा का संकेत था जो अंतरिक्ष के काले लोहे के समान था, लेकिन उसे यकीन था कि यह अंतरिक्ष का काला लोहा नहीं था, बल्कि स्थानिक ऊर्जा को ले जाने के लिए एक बेहतर सामग्री थी। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 1716। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 1716। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। चेन जियांग वास्तव में पेंग रेनई से छुटकारा पाना चाहता था और अपना रूप बदलना चाहता था ताकि वह खुद ही खोजा न जाए और सभी प्रकार की शोधन सामग्री न खरीद ले। बूढ़े पेंग, तो फिर तुम पहले मुझे भुगतान करने में मदद करो। कोई बात नहीं, है न? अगर पेंग रेनई उसके साथ नहीं होता तो वह कीमत कम करने की जहमत भी नहीं उठाता। चेन जियांग ने नीचे बैठकर काली चट्टान को छुआ। यह पानी के घड़े जितनी बड़ी थी, लेकिन इसका वजन केवल 2 से 3 किलोग्राम था। ये जादुई खजाने को परिष्कृत करने के लिए सामग्री है ना? चेन जियांग ने पूछा। ये सही है, लेकिन ये स्टोरेज मैजिक ट्रेजर को परिष्कृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य सामग्रियों से अलग है। अन्य सामग्रियों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, लेकिन ये काम कर सकता है। इस प्रकार के पत्थर को एक आयामी दिव्य पत्थर कहा जाता है। जब स्टोरेज मैजिक ट्रेजर को परिष्कृत करते हैं तो थोड़ा जोड़ते हैं, आंतरिक भंडारण स्थान बाहरी दुनिया से जुड़ने में सक्षम होगा और यह जीवन ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम होगा और यह बहुत स्थिर भी होगा। पत्थर बेचने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, इसके अलावा इस आयामी दिव्य पत्थर में अंतरिक्ष को खोलने की क्षमता भी है। अभी अंदर एक आयाम है जिसे राजा का अधिकार बाहर महसूस नहीं कर सकता है। यह अंतरिक्ष के काले लोहे से बहुत बेहतर है। इसकी कीमत कितनी है? चेन जियांग को यही चाहिए था। जिस नाव को वह परिष्कृत कर रहा था उसके लिए न केवल स्पेस ब्लैक आयरन की जरूरत थी, बल्कि कुछ अन्य चीजों की भी जरूरत थी। यहाँ 3 कैटी हैं, आंतरिक स्थान छोटा नहीं है। यहाँ तक कि एक दिव्य कलाकृति को परिष्कृत करते समय बस थोड़ा सा एकीकरण के साथ ये दिव्य कलाकृति को आकार में छोटा करने की क्षमता प्रदान करेगा। जहाँ तक कीमत की बात है, ये भगवान के स्तर के लिए सामग्री है। 1 किलोग्राम की कीमत 3 लाख चांदी से अधिक है। मैं इन 3 किलोग्राम को आपको 1 मिलियन चांदी में बेचूंगा, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। पेंग रेनई ने चेन जियांग से कहा, हम इन्हें बाद में खरीद सकते हैं। हालांकि ये पत्थर बहुत ज्यादा नहीं हैं, लेकिन जब आपके पास पैसे होंगे तब भी आप इन्हें खरीद सकते हैं। चेन जियांग ने जवाब दिया, मुझे इसे खरीदने में मदद करें, मैं इसे वैसे भी आपको वापस कर दूंगा। मुझे मत बताना कि आपको मेरी क्षमता पर संदेह है। चेन जियांग को इतना गंभीर देखकर पेंग रेनई केवल अपने दांत पीस सकता था और चेन जियांग को इसे खरीदने में मदद कर सकता था।
चेन जियांग और बाकी सभी उत्साहित थे जब उसने अपनी अंगूठी में स्पेस गॉड स्टोन रखा। वे अभी से दिव्य जहाज बनाना शुरू करना चाहते थे, लेकिन उनके पास अभी बाकी के लिए सामग्री नहीं थी। इससे हम एक बहुत बड़ा दिव्य जहाज बना सकते हैं जो किसी भी समय बिना खोजे अंतरिक्ष में छिप सकता है। लियू मिंगर ने आयामी दिव्य पत्थर के साथ खेला। क्या आपको किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता है? चेन जियांग ने पूछा। मैं इस अवसर का लाभ उठाऊंगा और सब कुछ खरीद लूंगा। जू जियानिक्सियन ने कहा, कुछ ईश्वर स्तर की सामग्री खरीदना सबसे अच्छा होगा जिसमें हमलों के लिए उच्च प्रतिरोध हो। दिव्य पुस्तक में पहले ही इसका उल्लेख किया गया है। बेहतर किस्म की कोई चीज़ होगी जिसे टॉप स्टोन कहा जाता है। डोंगफेंग शिन्युए ने कहा, और कुछ दिव्य आत्मा लचीला लोहा भी खरीदना चाहते हैं। ये भी भगवान स्तर की सामग्री हैं और फॉर्मेशन प्लेटों को परिष्कृत करने के लिए अच्छे हैं। चेन जियांग ने सब कुछ याद कर लिया। तब उसने पेंग रेनई से पूछा, बूढ़े पेंग, क्या यहाँ टॉप स्टोन और दिव्य आत्मा लचीला लोहा है? पेंग रेनई ने जब ये सुना तो उसका शरीर कांप उठा। क्या तुम सच में औषधि विक्रेता नहीं हो? पेंग रेनई को संदेह था कि चेन जियांग एक पागल औषधि विक्रेता था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह इस भगवान स्तर की सामग्री को नहीं चुकता। बेशक, क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था? मैं कुछ बेचने के लिए वापस ले जाना चाहता हूँ। चेन जियांग ने कहा, बेशक यहाँ बेचने के लिए टॉप स्टोन हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टॉप स्टोन उस आयामी दिव्य पत्थर से अलग हैं जिसे आपने अभी खरीदा है, भले ही वे सभी भगवान स्तर की सामग्री हैं। पेंग रेनई का चेहरा गंभीर हो गया। एक नज़र ये बताने के लिए पर्याप्त थी कि टॉप स्टोन सस्ते नहीं थे। इसमें क्या अंतर है? चेन जियांग ने पूछा। दिव्य हथियार और कवच बेचना आसान है, और ये दो प्रकार के दिव्य उपकरण बस थोड़ा सा टॉप स्टोन जोड़ने से बहुत मजबूत हो जाएंगे और उन्हें नष्ट करना मुश्किल होगा। इस आइटम के बिना दिव्य हथियार 100 गॉड कॉइन से कम की सभी वस्तुएं हैं। पेंग रेनई ने कहा, टॉप स्टोन 2, 100, 1 कैटी 100 के लिए, 1 कैटी 1000 के लिए बेचे जाते हैं। यहाँ केवल कुछ टेल चांदी है। अभी अभी जू जियानिक्सियन ने कहा कि अगर उसे 10 किलोग्राम वजन उठाना है तो उसे हजारों भगवान के सिक्कों की ज़रूरत होगी। एक को खरबों चांदी के सिक्कों की ज़रूरत होगी। इतना महंगा? इस समय चेन जियांग को पहले से ही दिव्य धन की एक निश्चित समझ थी, और वह ये भी जानता था कि उसके हरे ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड पर कोई शीर्ष पत्थर नहीं था। शायद उसके हरे ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड पर एक गहरा हीरा कवच भी नहीं था। बेशक, टॉप स्टोन को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दिव्य उपकरण और भी महंगे हैं, क्योंकि टॉप स्टोन को परिष्कृत करना आसान नहीं है। तो फिर दिव्य लोहे के बारे में क्या? चेन जियांग ने फिर पूछा। यह एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग सरनी डिस्क को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है। ये यहाँ बहुत सस्ता है, प्रति जिन 500,000 चांदी। ये कई सरनी डिस्क खींचने के लिए पर्याप्त है। पेंग रेनई ने कहा। डोंगफेंग शिन्युए ने कहा, 2 टेल दिव्य लोहा एक आंगन जितनी बड़ी इमारत बनाने के लिए पर्याप्त होगा। यह एक बहुत मजबूत दिव्य संरचना बनाने के लिए पर्याप्त होगा, इसलिए मुझे इसे बस कुछ किलोग्राम में खरीदना होगा। पेंग रेनई के नेतृत्व में चेन जियांग ने दिव्य लोहा पाया, 4 किलोग्राम खरीदा और 2 मिलियन चांदी के सिक्के खर्च किए। अब ये हो जाना चाहिए। मेरे पास अब ज़्यादा पैसे नहीं हैं। पेंग रेनई जानता था कि अगर वह चेन जियांग के साथ घूमना जारी रखता है तो वह जल्द ही दिवालिया हो जाएगा। ठीक है, चेन जियांग ने वापस आने के बाद बाहर आकर देखने की योजना बनाई। आखिरकार ये बाजार रात को बंद नहीं होने वाला था। पेंग रेनई ने राहत की सांस ली और चेन जियांग को फैंगशेन नेटिव बैंक वापस भेज दिया। चेन जियांग के फैंगशेन नेटिव बैंक में प्रवेश करने के कुछ समय बाद ही वह खुद ही बाहर आ गया। इस बार उसने अपना रूप बदल लिया। उसके पास 1 बिलियन चांदी थी, जिसे इस जगह पर एक छोटी राशि माना जा सकता है। टॉप स्टोन वास्तव में बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मैं एक दिव्य हथियार को परिष्कृत करूं जिसमें इसकी बहुत अधिक मात्रा हो, तो क्या ये बहुत शक्तिशाली नहीं होगा? चेन जियांग वास्तव में कुछ टॉप स्टोन प्राप्त करना चाहता था, लेकिन इस जगह पर केवल कुछ लियांग ही थे। वह इसे खरीदने में असमर्थ था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना महंगा होगा। यदि आपके भविष्य के दिव्य जहाज का वजन कुछ किलोग्राम होता तो आपको हमला होने का डर नहीं होता। जू जियानिक्सियन ने आह भरी। ऐसा लगता है कि भविष्य में केवल ईश्वर के दायरे में जाकर ही मैं इसे प्राप्त कर सकता हूँ। चेन जियांग 4 घंटे तक बाजार में घूमता रहा और उसी क्षण बड़ी मात्रा में पवित्र स्तर की आर्टिफैक्ट फोजिंग सामग्री बाहर फेंक दी गई। ये सब रिंग के अंदर मौजूद कुछ आर्टिफैक्ट फोजिंग क्वीन की हताशा को दूर करने के लिए किया गया। मैं अब औषधीय जड़ी बूटियां बेचने वाले किसी व्यक्ति की तलाश करूंगा। चेन जियांग की वर्तमान आत्मा सम्राट आत्मा बनने के लिए स्तर बढ़ाने में असमर्थ थी, क्योंकि उसका शरीर बहुत कमजोर था। उसे एक मजबूत शरीर के साथ पवित्र गोली पाने की तत्काल आवश्यकता थी। यहाँ दिव्य गोलियां बहुत मूल्यवान नहीं थीं, क्योंकि यहाँ के अधिकांश लोग संत शासक थे। केवल ज्यूपिन आध्यात्मिक दान थोड़े अधिक महंगे थे। एक स्तर 8 दिव्य गोली केवल 10 चांदी के सिक्कों के लिए बेची जा सकती थी। चेन जियांग ने पवित्र पशु डैन का एक बड़ा ढेर खरीदा और इसे खाने के लिए लॉन्ग जुएई को दिया।
जियोपिन आध्यात्मिक दान को ज्यादा लोग खाते थे, इसलिए कीमत थोड़ी ज्यादा थी। एक गोली खाने के लिए 3000 चांदी के सिक्कों की जरूरत थी, जिससे चेन जियांग बहुत खुश हुआ क्योंकि उसके पास औषधीय सामग्री बेचने के लिए जियोपिन आध्यात्मिक दान थे। यहाँ एक पवित्र गोली भी थी, लेकिन पवित्र गोली की कीमत की तुलना में ये स्वर्ग और पृथ्वी की तुलना करने जैसा था। चेन जियांग ने पहले भी पूछा था, सबसे कम गुणवत्ता वाली पवित्र गोली यहाँ 50 मिलियन चांदी के सिक्कों में बेची जा सकती है। यहाँ बहुत सारे पवित्र अमृत नहीं थे और लगभग कोई संत नहीं थे जो पवित्र अमृत को परिष्कृत कर सकें। यहाँ तक कि भगवान के राज्य में भी जो संत पवित्र अमृत को परिष्कृत कर सकते थे, उनका बहुत सम्मान किया जाता था और आमतौर पर उन्हें दिव्य जेल में नहीं भेजा जाता था। यहाँ पवित्र गोलियां उन लोगों द्वारा लाई गई थीं जो देवताओं के क्षेत्र से आगे पीछे यात्रा कर सकते थे, जैसे कि यूफैन। इसके अलावा उनमें से कुछ पवित्र गोलियां ले जाते थे और उन्हें पैसे के लिए यहाँ बेचने के लिए दिव्य जेल में भेजा जाता था। अगर मैं किसी पवित्र गोली को परिष्कृत कर सकता हूँ तो मैं उतनी ही जल्दी पैसा कमा लूंगा जितनी जल्दी मैंने कमाया था। चेन जियांग को खुद पर पूरा भरोसा था। भले ही यहाँ कोई पवित्र स्तर की औषधीय जड़ी बूटियां न हो, फिर भी वह उन जड़ी बूटियों पर भरोसा कर सकता था जिन्हें उसने अतीत में प्रतियां बनाने के लिए एकत्र किया था। मुझे लगता है कि इसे गोदाम से लेना बेहतर है। लॉन्ग जुएई हंसी। बेशक, मुझे थोड़ा और लेना चाहिए और इसे कुछ दिव्य धन के लिए बदलना चाहिए। ये भविष्य में उपयोगी हो सकता है जब मैं भगवान के दायरे में जाऊंगा। चेन जियांग को लगा कि वह यहाँ आसानी से बहुत सारा पैसा कमा सकता है। अगर उसे हर दिन 100 मिलियन चांदी के सिक्के मिल सकते हैं तो ये बहुत सारा पैसा कमाने के बराबर होगा। चेन जियांग एक दुकान पर आया जो खजाने और हथियार बनाने में माहिर थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसने दुकानदार के पीछे कुछ छोटी छोटी कढ़ाइयाँ रखी देखीं। उसने सुना था कि इन दुकानों में एक कढ़ाई होती है जो सामग्री को जल्दी से परिष्कृत कर सकती है। ज्यादातर समय जब उसने पैसे कमाना शुरू किया तो उसे खुद ही ब्लैक होली मेटल की तलाश करनी पड़ती थी। ये बहुत थका देने वाला काम था और जब उसने बाद में कुछ पैसे बचाए तो वह चांदी के उत्पादन में सहायता के लिए एक कढ़ाई खरीद सकता था। चेन जियांग ने जो कढ़ाइयाँ देखी थीं उनका यही काम था। इनमें से कौन सी कढ़ाई अच्छी है? चेन जियांग ने पूछा। उसने इसे पैसे कमाने के लिए नहीं खरीदा था, बल्कि बहुत सारे पत्थरों से स्पेस ब्लैक आयरन को परिष्कृत करने के लिए खरीदा था। इससे जू जियानिक्सियन और अन्य लोगों का काम का बोझ कम हो जाएगा और उन्हें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये सबसे अच्छा है। जब तक आपके पास इसमें डालने के लिए पर्याप्त लपटें हैं, तब तक आंतरिक भाग स्वचालित रूप से इसे परिष्कृत करने में सक्षम होगा और आप ब्लैक सेक्रेड आयरन या अन्य पवित्र स्तर की सामग्रियों को जल्दी से परिष्कृत करने में सक्षम होंगे। दुकानदार ने एक छोटी सी चांदी की कड़ाही निकाली। यहाँ ब्लैक सेंट आयरन में भी कई पत्थर मिलाए गए थे और शुद्धतम ब्लैक सेंट आयरन प्राप्त करने के लिए इसे परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। इन कड़ाहियों की मदद से इसे और भी तेजी से परिष्कृत किया जा सकता था। ये कितनी तेजी से हो सकता है? चेन जियांग ने पूछा। आप एक बार में 1,00,000 जिन विविध पत्थर डाल सकते हैं। यह एक पल में हो जाएगा। न केवल इसका उपयोग शोधन के लिए किया जा सकता है, बल्कि इसका उपयोग भट्टी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। यह एक दिव्य भट्टी है। प्रबंधक ने कहा। यह कितना है? पहले ही आगे बढ़ चुका था। हर बार 500 किलोग्राम से वह 10 किलोग्राम अंतरिक्ष काला लोहा परिष्कृत कर सकता था। अगर ये ल्यूमेंगर और अन्य लोग थे जो उसके साथ लाई गई भट्टी का उपयोग करते थे तो वे इसे इतनी जल्दी नहीं कर पाते। उस दिव्य बर्तन को परिष्कृत करने के लिए उन्हें कम से कम 50,000 किलोग्राम अंतरिक्ष काला लोहा चाहिए होगा। यह 5 सोने के सिक्के, अगर तुम चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 500 मिलियन, मैनेजर ने कहा। यह कड़ाही एक दिव्य उपकरण है और इसका यह मूल्य है। चेन जियांग ने कुछ स्टोरेज बैग निकाले और उन्हें दुकानदार को सौंप दिया। उनकी गिनती करो, चेन जियांग ने कहा। दुकानदार ने बहुत जल्दी गिनती पूरी की, फिर उसने हंसते हुए चांदी का बर्तन चेन जियांग को थमा दिया। दुकानदार को ऐसे ग्राहक पसंद थे जो मोलभाव करने लायक कीमत न रखते हों। बेशक, ऐसे बहुत कम लोग थे जो इतनी आसानी से $500 मिलियन खर्च कर सकते थे। चेन जियांग को लगा कि यह चांदी बहुत आसानी से मिल जाती है, इसलिए वह इतना दुर्लभ नहीं था। वह वैसे भी कुछ दिनों में वापस आ जाएगा और उसने जो चीज़ें खरीदी थीं वे सभी बहुत उपयोगी थीं। जब वह फैंगशेन नेटिव बैंक में वापस आया तो स्टीवर्ट ताई चेन जियांग के निवास के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। क्या हो रहा है? चेन जियांग ने देखा कि स्टीवर्ट ताई की अभिव्यक्ति अस्वाभाविक थी और उसने उत्सुकता से पूछा। इस दौरान तुम्हें सावधान रहना होगा। फैंगशेन का शिष्य यहाँ आ रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अंगूठी उतार दो। स्टीवर्ट ताई ने ध्वनि संचरण के माध्यम से चेन जियांग को बताया। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 1717। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 1717। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। नरक शैतान सम्राट भी एक देवता था और काफी प्रसिद्ध भी।
हालांकि चूंकि वह नरक का प्रभारी था इसलिए उसने बहुत बुरा प्रभाव डाला। हालांकि चेन जियांग और नरक शैतान सम्राट उससे कभी नहीं मिले थे, वे दुश्मन थे। चेन जियांग को चिंता थी कि नरक शैतान सम्राट 4 दिव्य देवताओं को सौंप देगा और उसे चिंता थी कि यह मामला भगवान के दायरे में फैल जाएगा और उसकी उपस्थिति नरक शैतान सम्राट को भी पता चल जाएगी। अभी फैंग शेन का शिष्य इस जगह पर आया था जिससे उसे चिंता हो रही थी। इसके अलावा इस बार जो व्यक्ति आया वह एक वास्तविक देवता था। वह अत्यंत शक्तिशाली था, उस अभिमानी भेड़िया देवता से भी अधिक शक्तिशाली जो कई वर्षों से नरक में दबा हुआ था। इस फैंग शेन के शिष्य का नाम तियान हाओ है। वह देवताओं के दायरे में एक छोटा देवता है और देवताओं के दायरे में बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन वह हमारे लिए बहुत भयानक आदमी है। उस समय आपको बेहद सावधान रहना चाहिए और आपके लिए अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम होना सबसे अच्छा होगा। स्टीवर्ट ताई ने चेन जियांग को चेतावनी दी। चेन जियांग ने गंभीर चेहरे के साथ सिर हिलाया। वह तियान हाओ नामक छोटे देवता के लिए भी बेहद चिंतित था। दूसरे दिन चेन जियांग बहुत जल्दी चांदी के गोदाम के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। आज वह यू फैन से पहले पहुंच गया, इसलिए जब यू फैन आया तो वह बहुत संतुष्ट था। कल मेरे गुरु आएंगे, जब ऐसा होगा तो तुम्हें सावधान रहना होगा कि तुम ज्यादा न बोलो, यू फैन ने कहा। चेन जियांग ने सिर हिलाया। आज 200 बैग। यू फैन ने गोदाम का दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया और चेन जियांग को कुछ स्टोरेज बैग दिए। यू फैन ने कुछ देर सोचा, फिर चेन जियांग को स्टोरेज बैग की एक और टोकरी दी और कहा, एक और 200 बैग ले आओ और कल के लिए भी ले आओ। मेरे मालिक कल आ रहे हैं और जब समय आएगा तो मैं उनका मनोरंजन कर सकता हूँ। चेन जियांग बहुत खुश था। उसे तियान हाओ को देखने से रोकने में सक्षम होना, यही वह चाहता था। ठीक है, चेन जियांग ने तुरंत अपना निर्माण कार्य शुरू कर दिया। पहले की तरह ही उसने एक छोटी सी जैद झोपड़ी निकाली और खेती करने के लिए अंदर चला गया। कल मैंने बहुत खून बहाया और एक दिव्य भट्टी खरीदी। मैंने आज इसकी भरपाई के लिए 500 मिलियन से ज्यादा चांदी के सिक्के खर्च किए। चेन जियांग मन ही मन खुश था। अभी सिर्फ एक रात हुई थी, लेकिन यहाँ चांदी की मात्रा बहुत बढ़ गई थी और ऊपर के छेदों से हमेशा चांदी के सिक्के गिरते रहते थे। चेन जियांग ने दया नहीं दिखाए। वह थोड़ा चिंतित भी था कि तियान हाओ उसकी पहचान जान लेगा और भविष्य में उसे कोई मौका नहीं मिलेगा। उनमें एक दर्जन दिन पहले से ही साहस था, लेकिन अब जब चेन जियांग ने सहजता से रजत पदक छीन लिया तो यह अत्यंत पागलपन भरा था। जब उसने अपना काम पूरा किया तो उसे 1.5 बिलियन युआन मिले। अब जब उसके पास 2 बिलियन युआन थे तो वह बहुत संतुष्ट था। हालांकि यू फैन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने चेन जियांग का स्टोरेज बैग लिया और भौहें सिकोड़ते हुए गोदाम से बाहर चला गया। उसने चेन जियांग को कोई पैसा भी नहीं दिया। आज 400 बैग 4 अरब चांदी के सिक्कों के बराबर थे। उनका अचानक खाली हो जाना सामान्य बात थी, लेकिन यू फैन को कुछ भी संदेह नहीं था। ये बंदा निश्चित रूप से एक अड़चन में है और बुरे मूड में है। हालांकि जब वह कल आएगा तो उसके शिक्षक उसे मार्गदर्शन करने में सक्षम होंगे। लॉन्ग जुएई ने हंसते हुए कहा, आप कल आराम से घूम सकते हैं। चेन जियांग ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, आराम करो सिर, मुझे अभी भी गोलियां बनानी हैं। जब तक मैं पवित्र गोली बना सकता हूं, मैं खुलेआम पैसा कमा सकता हूं। लियू मेंगर ने कहा, यदि आप यहां बड़ी मात्रा में पवित्र गोलियां बेचते हैं तो यह निश्चित रूप से देवताओं के राज्य का ध्यान आकर्षित करेगा। मुझे डर नहीं है, मैं बस अपना रूप बदल लूंगा। वैसे आप कैसे हैं? क्या वह स्टोव काम कर रहा है? लेकिन इसमें मुझे 500 मिलियन चांदी लगी। चेन जियांग ने पूछा। प्रगति बहुत सहज है और जल्द ही स्पेस ब्लैक आयरन को परिष्कृत किया जा सकता है। लेंग यूलान ने कहा, यह बहुत मजेदार है। भाई, बेहतर होगा कि आप कुछ टॉप स्टोन प्राप्त करने का तरीका सोचें और जितने आपके पास हैं उतने ही प्राप्त करें। अन्यथा कौन जानता है कि आप कब शोधन शुरू कर सकते हैं। डोंगफेंग शिन्यू ने जवाब दिया, वास्तव में जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नरक शैतान सम्राट के हाथ यहाँ तक नहीं पहुँच सकते और हमारे लोहार के स्तर को भी सुधारने की ज़रूरत है। हम पहले उच्च श्रेणी के संत कलाकृतियों के साथ समझौता कर सकते हैं और फिर हम कुछ अधिक सामान्य दिव्य हथियारों को परिष्कृत कर सकते हैं। जू शियानिक्सियन ने सिर हिलाया, जब हम पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते हैं तो हम दिव्य पोत को परिष्कृत करना शुरू कर सकते हैं। वे सभी सामग्रियां बहुत कीमती हैं। अगर हम असफल हो जाते हैं तो हम उनमें से बहुत कुछ खो देंगे। अगर हम दिव्य पोत को परिष्कृत करने में सफल हो जाते हैं तो हम सुजाकू धनुष को परिष्कृत करना शुरू कर सकते हैं और उस समय आप 4 प्रतीकों वाले दिव्य हथियार इकट्ठा करने में सक्षम होंगे। ठीक है, मैं खुद कड़ी मेहनत करूंगा। जब मेरे पास पर्याप्त ताकत होगी तो मैं शक्तिशाली दिव्य हथियारों को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाऊंगा। एक बार जब 4 प्रतीक दिव्य हथियार एकत्र हो जाएंगे तो वे निश्चित रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। बस मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। चेन जियांग इसके लिए बहुत उत्सुक था। वह अपने कमरे में वापस आया और अपने कमरे के चारों ओर एक अवरोध खड़ा कर दिया।
फिर उसने टी-8 अमर समेकन उपकरण गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। एक बार यह पूरा हो जाने पर वह ज्यूपिन आध्यात्मिक डैन की जड़ी बूटियां खरीद सकता था। वह पवित्र अमृत के और करीब पहुंच रहा था। ठोस आत्मा की गोली को परिष्कृत करना तियानलोंग डैन और पवित्र पशु डैन को परिष्कृत करने जितना आसान नहीं था। ये बहुत अधिक कठिन था। चेन जियांग के पास समय की कमी थी, क्योंकि उसे हर दिन काम करने के लिए गोदाम जाना पड़ता था। पहले की तरह वह एकांत में लगातार छर्रों की खेती और शोधन नहीं कर सकता था, इसलिए आत्मा को मजबूत करने वाली गोली बनाते समय वह बहुत सावधान रहता था। वह पूरे 5 घंटे से दवा तैयार कर रहा था। इतने समय से दवा तैयार करने में इतनी सावधानी बरतने के कारण उसका सफल होना स्वाभाविक था। लेकिन इस बार वह असफल हो गया। क्या हो रहा है? चेन जियांग ने भट्टी खोली और गहरी सांस ली और पाया कि मेडिसिन आभा गलत जगह पर थी। उस कमीने पेंग रेनई, उसने मुझे जो औषधीय तत्व बेचे हैं उनमें कुछ गड़बड़ है। चेन जियांग मन ही मन गुस्से में था। अगर इन औषधीय तत्वों में कोई समस्या न होती तो शायद वह सफल हो जाता। चेन जियांग ने अन्य औषधीय तत्व निकाले जिन्हें उसने कॉपी किया था। 1 घंटे की जांच के बाद उसने पाया कि उनमें से एक अच्छा नहीं था। ये पहले 2 औषधीय तत्व थे जिन्हें उसने कॉपी किया था। अंदर कुछ है, चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। आखिर यह चीज़ क्या है? 2 घंटे से अधिक समय तक इसका अध्ययन करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि इसके भीतर निहित आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ही विचित्र थी। यह आदमी, चेन जियांग और भी क्रोधित हो गया। क्या वह मुझे नियंत्रित करने के लिए इस तरह की मानसिक शक्ति का उपयोग करना चाहता है? लॉन्ग जुएई ने कहा, यह बहुत संभव है। भले ही यह आदमी पूरे दिन हंसता रहता है, लेकिन वह कोई अच्छा इंसान नहीं है। आपको उससे सावधान रहना होगा, यहाँ तक कि स्टीवर्ट ताई भी उससे बेहतर है। मुझे पता है। चेन जियांग ने अन्य औषधीय जड़ी बूटियों की सावधानीपूर्वक जांच की, लेकिन उसे कोई अन्य समस्या नहीं मिली। अगर इसे पूर्वानुमान कीमिया का उपयोग करके परिष्कृत किया गया था तो यह सबसे अधिक संभावना है कि यह सफल होगा। मुझे नहीं पता कि अगर मैं इसे खाऊंगा तो क्या होगा। चेन जियांग ने कहा, यह आदमी शायद यह नहीं सोचता कि मैं इसे परिष्कृत कर पाऊंगा, लेकिन उसने अभी भी इसे ध्यान में रखा है और इसमें कुछ और चीज़ें डाली हैं। अगर किसी भी तरह से मैं इसे खाने के बाद सफल हो जाता हूं तो मैं उसकी दया पर रहूंगा। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1718। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1718। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। सबसे पहले पेंग रेनई ने चेन जियांग को यह अच्छा आभास दिया कि वह उस पर पूरी तरह से भरोसा करता है, लेकिन अब पेंग रेनई के बारे में उसकी अच्छी धारणा पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। अगर भविष्य में कोई मौका मिला तो मुझे उसे अपनी शक्ति दिखानी होगी। चेन जियांग ने गोलियों को परिष्कृत करना जारी रखा। यू फैन ने उसे जो छुट्टी दी थी वह बीतने वाली थी। उसे जल्दी करने और समय की आदत डालने की ज़रूरत थी। अगर वह इस आत्मा को मजबूत करने वाली गोली को बना सकता है और उससे परिचित हो सकता है तो वह एक ज्यूपिन आध्यात्मिक दान बन सकता है और फिर पवित्र गोली तक पहुंच सकता है। सुबह सुबह जब छोटे से घर के बाहर बहुत सारे पक्षी चहचहा रहे थे, चेन जियांग ने दरवाज़ा खोला और सुबह की ताज़ी हवा में गहरी सांस लेने के लिए छोटे से आंगन के अंदर खड़ा हो गया। यद्यपि वह आत्मा शक्तिवर्धक गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में सक्षम था, लेकिन इसमें प्रयुक्त सभी सामग्रियां पेंग रेनई की नकल से बनाई गई थीं, इसलिए उसने उन्हें खाने की हिम्मत नहीं की। चेन जियांग आज बहुत जल्दी चांदी के गोदाम में आ गया, लेकिन यू फैन उससे भी पहले आ गया था। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि स्टीवर्ट ताई उसे दूर से एक सार्थक नज़र से देख रहा था। वह तुरंत समझ गया कि तियान हाओ गोदाम में था। उसने जल्दी से वह स्टोरेज रिंग निकाली जो स्टीवर्ट ताई ने उसे दी थी और उसे रिंग के अंदर रख दिया। जहां तक रिंग की बात है, उसे नहीं पता था कि उसे कहां छिपाना है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह भी खोज ली जाएगी। इसे दिव्य इंद्रिय सागर में डालो। हालांकि तुम्हारा दिव्य इंद्रिय सागर सिर्फ आत्मा में है, लेकिन इसे दिव्य देवता, आत्मा या यहां तक कि एक पवित्र गोली में भी रखा जा सकता है। डार्क ड्रैगन रिंग को भी वहां रखा जा सकता है, हालांकि इसे वहां बहुत लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता, वरना अंगूठी अस्थिर हो जाएगी और हम खतरे में पड़ जाएंगे। लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने तुरंत लॉन्ग जुएई के निर्देशों का पालन किया। एक विचार के साथ उसने अंगूठी को अपने दिव्य इंद्रिय सागर में प्रवेश करने के लिए नियंत्रित किया। ये तकनीक वास्तव में प्रभावी थी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि अदृश्य अंगूठी उसकी उंगली से गायब हो गई। तभी वह राहत की भावना के साथ गोदाम में चला गया। यू फैन पहले से ही अंदर था और यू फैन के बगल में एक लंबा और पतला मध्यम आयु वर्ग का आदमी खड़ा था। वह बहुत साधारण लग रहा था, लेकिन उसने चेन जियांग पर बहुत जोरदार दबाव डाला, जिससे चेन जियांग चुपके से घबरा गया। उसके विचार में उसके सामने वाला व्यक्ति अभिमानी भेड़िया भगवान से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इससे पहले स्टीवर्ट ताई ने उसे बताया था कि तियान हाओ एक सच्चा देवता था और चेन जियांग की शक्ति की अवधारणा केवल अभिमानी भेड़िया भगवान के स्तर पर थी। लेकिन अब जब उसने इस तरह के देवता की शक्ति का अनुभव किया था तो उसे सच में विश्वास था कि उसे किसी भी समय आसानी से कुचलकर मार दिया जा सकता है।
नमस्कार महामहिम। चेन जियांग ने जल्दी से सिर झुकाया। वह अपने दिल में बेहद घबराया हुआ था। ये सब तियान हाओ के शरीर से आने वाले निराकार दबाव के कारण था। यू फैन और तियान हाओ दोनों ने सिर हिलाया। उनके गुरु और शिष्य की जोड़ी एक जैसी थी। उनके चेहरे पर कभी कोई और भाव नहीं था, बस एक उदासीन भाव था जो बहुत ठंडा लग रहा था। हालांकि चेन जियांग को लगा कि यह उनकी साधना तकनीक से संबंधित था। यह आज का मिशन है। यू फैन ने चेन जियांग को 100 स्टोरेज बैग दिए थे, इसलिए आज के मामले ज़्यादा नहीं थे। चेन जियांग ने स्टोरेज बैग लिया और चांदी के टुकड़े के पास चला गया। अभी भले ही उसे 100 हिम्मत दी जाए, वह भगवान के सामने चालें चलने की हिम्मत नहीं करेगा। वह जानता था कि यू फैन को यहाँ रखा जाना कोई अच्छी नौकरी नहीं थी, लेकिन ये भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पर वह निर्णय ले सके। यू फैन को इन उबाऊ कामों को पूरा करने के लिए एक सभ्य व्यक्ति मिल जाना और खेती करने में समय लगाना बुरा नहीं था। मास्टर, आपको पहले ही वापस चले जाना चाहिए। मैं यहाँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, इसलिए आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यू फैन ने कहा। तियान हाओ ने आह भरते हुए कहा, नरक का शैतान सम्राट वास्तव में बहुत ही अराजक है। वे वास्तव में उसे गिरफ्तार करने के लिए यहाँ आए थे। मुझे नहीं पता कि वह इस जगह पर क्या करने की योजना बना रहा है। आपको उसके साथ टकराव में न पड़ने के लिए सावधान रहना चाहिए। केवल भाग्य के देवता का संस्थापक ही इस व्यक्ति से निपट सकता है। हालांकि अगर यह कोई बड़ी बात नहीं है, तो भाग्य के देवता इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे। यू फैन तियान हाओ का मतलब समझ गया। अगर उसे यहाँ नरक के शैतान सम्राट द्वारा धमकाया गया तो वह कुछ नहीं कर सकता था जब तक कि उसे मार न दिया जाए। उस समय क्या हमें नरक शैतान सम्राट को उसे पकड़ने में मदद करनी चाहिए ताकि वह जल्द से जल्द निकल सके? यू फैन ने पूछा। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नरक शैतान सम्राट नरक नामक इस भयानक गंदगी का प्रभारी है। कई बड़े लोगों ने उसका सामना किया है। अन्यथा अगर वे नरक शैतान सम्राट को नीचे लाते हैं तो किसी को नौकरी संभालने के लिए नरक जाना होगा। जब तक नरक शैतान सम्राट हद से आगे नहीं बढ़ जाता, तब तक कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं कहेगा, तियान हाओ ने कहा। जब चेन जियांग ने यह सुना तो वह बहुत हैरान हुआ। नरक शैतान सम्राट के पास वास्तव में यहाँ आने का एक रास्ता था। नरक शैतान सम्राट 9 स्वर्ग दुनिया और अनंत स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश करने में असमर्थ था। अगर वह व्यक्तिगत रूप से वहां जाता तो ये देवताओं के क्षेत्र द्वारा निर्धारित नियमों के विरुद्ध होता। हालांकि दिव्य कारागार में प्रवेश करना अलग बात थी, वह यहाँ कोई नियम नहीं तोड़ेगा। किस तरह के आदमी ने नरक के शैतान सम्राट को उकसाया? वास्तव में नरक के शैतान सम्राट को इतना खर्च करने दिया, दंड देने वाले स्वर्गीय देवता को रिश्वत दी और फिर व्यक्तिगत रूप से उसे गिरफ्तार करने के लिए यहाँ आया। यू फैन ने आह भरी। ये दिव्य जेल इतने लंबे समय से शांत थी, यह आखिरकार जीवंत होने जा रही थी। तियान हाओ ने कहा, नरक के शैतान सम्राट व्यक्तिगत रूप से नहीं आएंगे। अपनी शक्ति के साथ एक देवता के लिए यहाँ आना और किसी को पकड़ना बहुत भारी बोझ होगा। हालांकि वह अपने अधीनस्थों को भेज सकता है। उसके सभी अधीनस्थ बहुत शक्तिशाली हैं। चेन जियांग अभी बहुत घबराया हुआ था, लेकिन अब वह बहुत सहज था। जब तक नरक के शैतान सम्राट व्यक्तिगत रूप से नहीं आते, तब तक वह बहुत सुरक्षित रहेगा। उस समय चाहे नरक शैतान सम्राट के लोग कोई भी अनुरोध करें या उनकी कोई भी शर्त हो, हमें कभी भी दूसरों को पकड़ने में उनकी मदद करने के लिए सहमत नहीं होना चाहिए। मेरे गुरु ने मुझे पहले ही निर्देश दिया था, उन्हें अन्य मूल बैंकों की परवाह नहीं करनी चाहिए और फैंगशेन मूल बैंक के लोगों का निश्चित रूप से उनसे कोई लेना देना नहीं हो सकता। तियान हाओ ने यू फैन को बहुत गंभीरता से चेतावनी दी। फिलहाल फैंगशेन नेटिव बैंक का प्रबंधन यू फैन द्वारा किया जा रहा था। यू फैन ने बार बार अपना सिर हिलाया। मुझे ये भी पता है कि मास्टर और नरक शैतान सम्राट के बीच संघर्ष हुआ था, मैं इसे निश्चित रूप से याद रखूंगा। तियान हाओ के गुरु फैंगशेन थे, जिन्हें यू फैन के ग्रैंड मास्टर के रूप में भी जाना जाता है। चेन जियांग अपने दिल में हंसे। वह अभी फैंगशेन नेटिव बैंक में रह रहे थे, इसलिए अगर नरक के शैतान सम्राट चाहते हैं कि वे उस व्यक्ति को सौंप दे, तो क्या वे उसे सौंप देंगे या नहीं? तियान हाओ ने कहा, यह मास्टर और नरक शैतान सम्राट के बीच संघर्ष के कारण नहीं है। अन्य कारक हैं। मुख्य कारण ये था कि नरक शैतान सम्राट लोकप्रिय नहीं था। हालांकि उसने नरक की इस गंदगी को बहुत अच्छी तरह से साफ किया था, लेकिन उसने अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने के लिए नरक का भी इस्तेमाल किया था। अभी देवता चिंतित हैं कि एक दिन उसके पास देवताओं के दायरे को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी। उद्धरण चिन्ह। यू फैन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि देवताओं ने पहले से ही उसके खिलाफ कदम उठाने की योजना बना ली है? तियान हाओ ने कहा, यह मेरी चेतना का केवल एक हिस्सा है। यहाँ तक कि मैं भी इस तरह की चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। संक्षेप में, मास्टर ने हमें चेतावनी दी थी कि हम नरक शैतान सम्राट के साथ बिल्कुल भी शामिल न हो, अन्यथा जो लोग नरक शैतान सम्राट के साथ अच्छे संबंध रखते हैं उन्हें दंडित किया जाएगा। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि देवलोक भी गड़बड़ में था। नरक शैतान सम्राट ने किसी को भेजा है।
जो आदमी आया है वह निश्चित रूप से नरक शैतान सम्राट की नियमित सेना है और इस तरह के आदमी से अलग है। हालांकि नरक शैतान सम्राट नहीं आया, फिर भी चेन जियांग को बहुत दबाव महसूस हुआ। हालांकि नरक के शैतान सम्राट का क्षेत्र केवल नरक के दायरे में था, लेकिन देवताओं के दायरे में निश्चित रूप से उसके अधीनस्थ थे। यह शायद बुरी शक्तियों को विकसित करने में भी सक्षम नहीं था, इसलिए उनके साथ निपटना उसके लिए और भी मुश्किल होगा। काश मैं नरक के शैतान सम्राट के ट्रेसिंग मंत्र से जल्दी छुटकारा पा सकता। चेन जियांग के यहाँ होने के कारण वह स्थानिक कानूनों की शक्ति का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकता था। यदि यह अतीत था तो वह अभी भी अत्याचारी स्थान में छिप सकता था, लेकिन अब यह संभव नहीं था। क्या ये हो सकता है कि नरक शैतान सम्राट ने अपने बेटे अभिमानी भेड़िया भगवान और नरक दमन संरक्षकों को मुझे इस दिव्य जेल में मजबूर करने के लिए भेजा था? मेरे लिए ये दिव्य जेल एक निराशाजनक स्थिति है। चेन जियांग ने इसके बारे में ध्यान से सोचा और अचानक भयभीत महसूस किया। जब हेल डेविल ट्रूप पहले लाइफ फॉरेस्ट के बाहर दिखाई दिया तो उसे लगा कि हेल डेविल सम्राट उसे लाइफ फॉरेस्ट की गहराई में प्रवेश करने से रोकने के लिए कुछ कर रहा है। फिर हेल प्रिंस फिर से प्रकट हुआ। यदि बस इतना ही था तो इस नरक शैतान सम्राट ने बहुत कुछ त्याग किया था और यह सब उसे इस निराशाजनक स्थिति में एक जार में एक कछुए की तरह दिखने के लिए था। नरक शैतान सम्राट ने इतने लंबे समय तक उसे पुरस्कृत करने के लिए अपने दिव्य देवता का उपयोग किया था, लेकिन वह अभी भी उसे पकड़ नहीं सका। उस समय कई लोगों ने सोचा कि नरक शैतान सम्राट के पास कोई अन्य तरीका नहीं है, लेकिन अब नरक के शैतान सम्राट ने उसके खिलाफ धीरे धीरे योजना बना ली थी, जिससे उसे दिव्य कारागार में प्रवेश करने का मौका मिल गया। जैसा कि अपेक्षित था, यह नरक शैतान सम्राट सरल नहीं है। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। चेन जियांग ने अपने पीछे पड़े नरक शैतान सम्राट से निपटने का तरीका सोचना शुरू कर दिया। दिव्य जेल बड़ी नहीं थी, उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। तियानहाओ देवताओं के राज्य से यू फैन को इसके बारे में बताने के लिए यहाँ आया था। तियानहाओ के चले जाने के बाद यू फैन तुरंत खेती करने के लिए जैद झोपड़ी में चला गया। अभी चेन जियांग का मन पैसे ले जाने का नहीं था, क्योंकि उस पर बहुत बड़ा संकट आने वाला था। एक बार उसकी पहचान उजागर हो गई तो वह यहाँ काम भी नहीं कर पाएगा। लगता है मुझे आज रात कुछ सोचना होगा। चेन जियांग ने जल्दी से अपना काम खत्म किया। स्टीवर ताई को दूर भेजने के बाद वह अपने बिस्तर पर लेट गया और ध्यान से सोचने लगा कि नरक शैतान सम्राट के पीछा करने और मारने से कैसे निपटा जाए। शुरू में उसने सोचा था कि वह इस जगह पर आने के बाद सुरक्षित रहेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि नरक शैतान सम्राट के पास यहाँ अपनी शक्ति भेजने की क्षमता होगी। लगता है मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे जल्द से जल्द 1000 सोने के सिक्के लेने हैं। जब तक वह अनंत स्वर्ग क्षेत्र या 9 स्वर्ग दुनिया में वापस लौट सकता है, तब तक अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग करके नरक शैतान सम्राट के लिए उसे पकड़ना असंभव होगा। लेकिन यहाँ उसकी अंतरिक्ष की शक्ति ने अपनी प्रभावशीलता खो दी थी और वह बच भी नहीं पाएगा। लॉन्ग जूई ने उत्तर दिया, क्या दिव्य देवता बहुत मूल्यवान नहीं है? यदि आप यहाँ एक दिव्य देवता प्राप्त कर सकते हैं तो इसे अपने हाथों से बेच दें और बहुत अधिक दिव्य धन न मांगें, केवल 1000 खरीदने के लिए पर्याप्त। दिव्य देवता बहुत महंगे थे, यहाँ तक कि जो दिव्य देवता अपेक्षाकृत घटिया थे वे भी बहुत ऊंचे दामों पर बेचे गए। अगर उसके पास दिव्य देवता है तो यू फैन खरीदना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि वह भगवान के दायरे से जुड़ा हुआ है। उसके पास कुछ दिव्य धन भी होना चाहिए। चेन जियांग ने कहा, यह दिव्य धन को जल्दी से प्राप्त करने का एकमात्र तरीका था, लेकिन शर्त यह थी कि उसे दिव्य देवता का एक सेट प्राप्त करना होगा। पेंग रेनई, चेन जियांग और लॉन्ग जुएई ने एक ही समय में इस काले दिल वाले मोटे आदमी के बारे में सोचा। पेंग रेनई के पास निश्चित रूप से उसका दिव्य देवता था, लेकिन उसकी ताकत बहुत मजबूत थी और वह बहुत चालाक भी था। उसे मारना आसान नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि नरक के शैतान सम्राट के लोग कब आएंगे। उम्मीद है कि वे इतनी जल्दी नहीं आएंगे, क्योंकि इस तरह मेरे पास पर्याप्त समय होगा। चेन जियांग की लंबे समय तक दिव्य जेल में रहने की योजना विफल हो गई थी। उसे भागने के लिए एक नई योजना बनानी पड़ी। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 1719। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 1719। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। चेन जियांग ने हमेशा की तरह काम किया। छोटे देवता तियानहाओ की निगरानी के बिना उसने एक बार फिर अपने चांदी के सिक्के निकाले। वह स्टीवर ताई से जानता था कि 1 महीने के समय में फैंग शेन नेटिव बैंक और भी सख्त प्रबंधन लागू करेगा। उसने अनुमान लगाया कि यह बहुत संभावना है कि यह उन लोगों से निपटने के लिए था जिन्हें नरक शैतान सम्राट ने भेजा था, जिसका मतलब था कि उसके पास अभी भी 1 महीने का समय था। अगर मैं इस महीने गोदाम से पर्याप्त चांदी प्राप्त कर सकता हूं, तो मुझे किसी और चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। चेन जियांग के पास अब 2 बिलियन से अधिक चांदी थी, जो 20 सोने के सिक्कों के बराबर थी। अगर वह 1 महीने के भीतर 1000 चांदी के सिक्के इकट्ठा करना चाहता था, तो उसे हर दिन कम से कम 30 चांदी के सिक्के इकट्ठा करने होंगे।
अब जब चीजें इतनी आगे बढ़ चुकी हैं तो चेन जियांग कोई भी योजना बनाने से पहले 1 महीने तक ही इंतजार कर सकता था। वैसे भी नरक के शैतान सम्राट के लोग अभी तक नहीं आए थे, इसलिए वह यहाँ शांति से ही रह सकता था। जब समय आएगा तो मुझे पवित्र फल बेचना होगा। यहाँ पवित्र फल काफी मूल्यवान होना चाहिए। चेन जियांग ने काम खत्म करने के बाद पवित्र स्तर की औषधीय जड़ी बूटियों की कीमत का पता लगाने के लिए सड़क के शीर्ष पर चला गया। मेरा ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड सिर्फ अमीर नहीं होना चाहिए, पेंग रेनी ने जानबूझकर कीमत कम कर दी होगी। बेशक चेन जियांग ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड बेचना नहीं चाहता था, उसे बस लगा कि पेंग रेनी वाकई बहुत कमीना है। सतह पर ऐसा लग रहा था कि वह अच्छा कर रहा है, लेकिन ध्यान से सोचने के बाद वह वास्तव में उसके खिलाफ साजिश कर रहा था। यहाँ पवित्र स्तर की जड़ी बूटियां अपेक्षाकृत मूल्यवान थीं, लेकिन उन्हें केवल करोड़ों चांदी में ही बेचा जा सकता था, जब तक कि वे उच्च श्रेणी की पवित्र स्तर की जड़ी बूटियां न हों। चेन जियांग की पवित्र स्तर की औषधीय सामग्री की वर्तमान समझ निम्नतम गुणवत्ता की थी, लेकिन इससे उसे चांदी कमाने का एक अतिरिक्त तरीका मिल गया। लगता है मुझे भविष्य में जोखिम उठाना पड़ेगा। चेन जियांग ने हर दिन गोदाम से कुछ अतिरिक्त चांदी निकालने का फैसला किया। शायद वह 1 महीने बाद पर्याप्त मात्रा में चांदी इकट्ठा कर सके। अपने दैनिक कार्य समाप्त करने के बाद उसके पास आराम करने का भी समय नहीं था, क्योंकि वह स्प्रिट द्रव को संघनित कर रहा था। अगर यह सिर्फ पवित्र स्तर की औषधीय जड़ी बूटियां हैं तो कीमत निश्चित रूप से बहुत कम होगी, लेकिन अगर यह भगवान स्तर की है तो सबसे खराब किस्म की भगवान स्तर की औषधीय जड़ी बूटियां भी बहुत अच्छी कीमत पर बेची जा सकती हैं। चेन जियांग ने लाल लाल मोती को देखा। ये सांसारिक फल का फल केंद्र था। उससे पुष्टि करने के बाद सांसारिक फल एक वास्तविक दिव्य फल था, केवल इतना ही कि यह भगवान स्तर की औषधीय सामग्री में से एक कमजोर था। अभी उसे नहीं पता था कि कीमत क्या होगी, लेकिन जब तक वह इसे निकाल सकेगा वह निश्चित रूप से एक अच्छा खरीदार ढूंढ सकेगा और भारी मुनाफा कमा सकेगा। नरक शैतान सम्राट, यह मत सोचो कि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हम देखेंगे। चेन जियांग ने अपना दिमाग खपाया और आखिरकार पैसे कमाने में मदद करने के कुछ तरीके सोचे। अगर उसे थोड़ा और समय दिया जाता तो वह इतना घबराता नहीं। 20 दिन बीत चुके थे और चेन जियांग ने गोदाम से कुल 30 बिलियन चांदी ले ली थी। इसके अलावा उसने अपने काम के समय का उपयोग इधर उधर भागकर भगवान के पैसे से बदलने में किया था। इतने कम समय में उसके पास जितनी दिव्य धनराशि थी उसे अविश्वसनीय रूप से तेज कहा जा सकता है। कई लोग सैकड़ों हजारों सालों से यहाँ रह रहे थे, लेकिन फिर भी वे उतना नहीं प्राप्त कर पाए। बेशक ये सब उस भूमिगत महल की बदौलत था जिसने धन कमाया था। हालांकि उसके पास पहले से ही काफी मात्रा में ईश्वरीय धन था, फिर भी वह 1000 से बहुत दूर था। जैसे ही उसने अपना काम खत्म किया, चेन जियांग पहले से ही सड़क पर था जब उसने अचानक दीवार पर एक चित्र देखा। यह उसके लिए एक इनाम का आदेश था, कुल $30,000 का। नरक के शैतान सम्राट के लिए 30,000 सिर्फ एक बूंद के बराबर थे। पहले जब नरक के शैतान सम्राट ने चेन जियांग पर इनाम रखा था तो 4 दिव्य देवता एक बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन एक दिव्य देवता बहुत ऊंची कीमत पर बिकने में सक्षम था। 4 दिव्य देवताओं की तुलना में 30,000 भगवान के सिक्के कुछ भी नहीं थे। लेकिन यहाँ 30,000 सोने के सिक्के 30 विशेषज्ञों के लिए उससे निपटने के लिए एक छोटी सी टीम बनाने के लिए पर्याप्त थे। बाउंटी टोकन की दूसरी आवश्यकता उन्हें जीवित पकड़ना था। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं बहुत लापरवाह था। अगर मैंने तब अपना रूप बदल लिया होता तो मुझे अभी इतना सिरदर्द नहीं होता। चेन जियांग को इस बात का अफसोस था कि उसने पहली बार इस जगह में प्रवेश करते समय अपना रूप नहीं बदला। उसे अब तक अपना मूल रूप ही अपनाना पड़ा, अन्यथा उसे चिंता नहीं होती। उसने पहले सोचा था कि इसमें 1 महीना लगेगा, लेकिन अब वह वास्तव में तय समय से 10 दिन आगे निकल चुका था। अब वह फैंगशेन नेटिव बैंक में वापस नहीं जा सकता था। 30,000 कोई छोटी रकम नहीं थी। इस जगह पर कैद किए गए लोगों को अपनी पूरी जिंदगी इतनी रकम जुटाने में लगानी पड़ी कि वे इस जगह से निकलने के लिए $1,000 दे सकें। शायद केवल यूफैंग के स्तर के लोग ही इस ईश्वरीय धन में रुचि नहीं रखते होंगे, लेकिन पेंग रेनई और स्टीवर्ट ताई के लिए यह कहना कठिन था, विशेष रूप से पेंग रेनई के लिए, जो मानते थे कि वह निश्चित रूप से इस समय हर जगह उसकी तलाश कर रहा था। जब चेन जियांग ने इनाम को दर्शाने वाला चित्र देखा तो उसने तुरंत अपना रूप बदल लिया। जैसे ही वह मुड़कर जाने वाला था, उसने देखा कि यूफैन उसके पीछे खड़ा था। यूफैन ने उसकी आंखों को देखा, फिर उसके सिर पर लगे चित्र को देखा। फिर उसने उसे एक ध्वनि संदेश भेजा, मुझे पता है कि तुम चेन जियांग हो। लॉर्ड यू, आप शायद $30,000 के लिए मुझे पकड़ने नहीं आएंगे, है ना? चेन जियांग ने जवाब दिया, अगर यह 4 दिव्य देवता हैं तो मैं इस पर विचार करूंगा। हालांकि अगर मैं वास्तव में आपको 4 दिव्य देवता के लिए पकड़ना चाहता हूं तो मुझे डर है कि मुझे संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा। मेरे पीछे आओ। यूफैन मुड़ा और फैंगशेन मूल बैंक की ओर चला गया। चेन जियांग ने पहले ही यूफैन और उसके गुरु तियान हाओ की बातचीत सुन ली थी।
फैंग शेन और नर्क शैतान सम्राट के बीच दुश्मनी थी, इसलिए यू फैन ने निश्चित रूप से नर्क शैतान सम्राट को किसी को पकड़ने में मदद करने की हिम्मत नहीं की। फैंग शेन नेटिव बैंक में बहुत से लोग चेन जियांग को जानते थे और स्टीवर्ट ताई वर्तमान में पेंग रेनई के साथ थे, हर जगह उसकी तलाश कर रहे थे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि चेन जियांग पहले ही फैंग शेन नेटिव बैंक में उनका पीछा कर चुका था। यूफैन का निवास फैंग शेन नेटिव बैंक में सबसे शांतिपूर्ण जगह पर था। चेन जियांग उसके सामने बैठा और उसे चुपचाप चाय पीते हुए देख रहा था। भगवान यू, चेन जियांग बोलना चाहता था, लेकिन यूफैन के हाथ की लहर ने उसकी बात रोक दी। मैं आपकी स्थिति जानता हूँ। वास्तव में आप हाल ही में पैसे के लिए गोदाम में जा रहे हैं, है ना? आमतौर पर ठंडा यूफैन चेन जियांग पर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत बदसूरत नहीं थी। जब चेन जियांग ने चांदी को दिव्य धन से बदला तो उसने अपना रूप बदल लिया। उसे यकीन था कि किसी को पता नहीं चलेगा, भले ही यूफैन को पता चल जाए कि उसने गोदाम से कुछ चांदी चुराई है, लेकिन उन्हें नहीं पता होगा कि यह कितनी है। मुझे खेद है, मुझे जल्दबाजी में ये जगह छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। चेन जियांग ने आह भरी। यूफैन बेवकूफ़ नहीं था। वह जानता था कि पिछली बार जब चेन जियांग ने गोदाम में उसकी और तियानहाओं की बातचीत सुनी थी तो उसे पता था कि नरक शैतान सम्राट यहाँ आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गोदाम से कितना लेते हैं। मुझे पैसे बिल्कुल पसंद नहीं हैं, यूफैन ने उदासीनता से कहा। उसने चेन जियांग को एक जांचने वाली निगाह से देखा। नरक के शैतान सम्राट ने एक बार आपको इनाम देने के लिए 4 दिव्य देवताओं का इस्तेमाल किया था, लेकिन आपके इस स्थान पर भाग जाने के बाद उन्होंने इनाम रद्द कर दिया और अब 30,000 सोने की कीमत के साथ बड़ी संख्या में विशेषज्ञ बाहर निकल सकते हैं। इससे चेन जियांग को लगा कि नरक का शैतान सम्राट उसे इस दिव्य जेल में प्रवेश करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। चेन जियांग, क्या तुम जानते हो कि नरक का देवता शैतान सम्राट तुम्हें क्यों मारना चाहेगा? यूफैन ने पूछा। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 1720। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 1720। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक अनुमान था। यूफैन ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे बताया कि इसका मुख्य कारण यह है कि तुमने स्वर्गीय कीमिया की साधना की है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा चेन जियांग ने अनुमान लगाया था, और वास्तव में स्वर्गीय कीमिया के कारण था। पहले व्हाइट टाइगर ने उसे स्वर्गीय कीमिया का खुलासा न करने की चेतावनी दी थी, लेकिन बाद में वह खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ था और यह खुलासा हो गया। उस समय जब क्यूशी को नरक के शैतान सम्राट से ऐसा झटका मिला था, तो ये भी इसी स्वर्गीय कीमिया के कारण था। मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या ये सिर्फ एक साधना तकनीक नहीं है? नरक शैतान सम्राट इतना घबराया हुआ क्यों है? मेरी साधना तकनीक उसे डराने में सक्षम नहीं होनी चाहिए, है ना? चेन जियांग ने कहा, ऐसा इसलिए नहीं है कि आप उसे धमका सकते हैं, बल्कि इसलिए कि वह स्वर्गीय कीमिया प्राप्त करने की उम्मीद करता है, या उम्मीद करता है कि इसमें कोई दूसरा व्यक्ति प्रशिक्षण लेगा। ये स्वर्गीय कीमिया देवताओं के दायरे में भी एक बहुत ही मूल्यवान तकनीक है। यूफैन ने कहा, अगर नरक के शैतान सम्राट को स्वर्गीय कीमिया मिल जाती है, तो वह इसका इस्तेमाल नरक को प्रबंधित करने और नरक में मौजूद सभी बुरी आत्माओं को खाने के लिए गोलियों में बदलने के लिए कर सकता है। ये सही है, स्वर्गीय कीमिया का उपयोग करना वास्तव में बहुत आसान है, खासकर जब आप उच्च स्तर तक साधना कर रहे हों। चेन जियांग ने सिर हिलाया। इससे पहले उसने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा था जो स्वर्गीय कीमिया में भी प्रशिक्षित था, लेकिन वह उसे पाने में सफल नहीं हुआ। अंत में उस व्यक्ति की आत्मा नरक में विलीन हो गई, और जब उसे पता चला कि तुमने भी स्वर्गीय कीमिया में प्रशिक्षण लिया है, तो उसने तुम पर अपनी नज़रें गड़ा दी। यदि आप मर जाते हैं तो आप जितने लोगों को मारेंगे उसके अनुसार आप निश्चित रूप से नरक में जाएंगे। एक बार जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप नरक के शैतान सम्राट की दया पर होंगे। यूफैन जिस आदमी के बारे में बात कर रहा था वह क्वीशे था। चेन जियांग ने कुछ देर सोचा, फिर पूछना जारी रखा, तो फिर स्वर्गीय कीमिया ईश्वर के क्षेत्र से नीचे कैसे आए? यूफैन ने अपना सिर हिलाया। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि इस तरह के भगवान के दायरे का ग्रिमोर ऐसी जगह कैसे फैल सकता है। तो फिर क्या अतीत में ईश्वर के राज्य में किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने कभी इस स्वर्गीय कीमिया की साधना की है? चेन जियांग ने फिर पूछा। वहाँ सिर्फ एक आदमी है, लेकिन कई सालों से उसके बारे में कोई खबर नहीं है। मुझे भी नहीं पता कि वह क्या करता है, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि उसे स्वर्गीय कीमिया के बारे में पता है। चेन जियांग को संदेह था कि जिस दिव्य देवता के साथ उसने विलय किया था वह उस व्यक्ति का था। स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि और स्वर्गीय कीमिया दोनों उस व्यक्ति के दिव्य देवता से थे। लॉर्ड यू, आप मुझे यहाँ इसलिए नहीं लाए थे, है ना? हालांकि यूफैन ठंडा दिख रहा था, लेकिन अभी चेन जियांग को उससे किसी भी तरह की दुश्मनी महसूस नहीं हुई। उसने दूसरों को जो एहसास दिया वह स्टीवर्ट ताई और पेंग रेनी जैसे लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा विश्वसनीय था। ये सही है,
मेरे पास कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, लेकिन चिंता न करें, मैं आपको स्वर्गीय कीमिया से अवगत कराऊंगा। इस स्वर्गीय कीमिया की खेती करना मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यूफैन ने कहा, मैं तुम्हारे ध्यान के लायक नहीं हूँ। मैं बस जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता हूँ। चेन जियांग का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। जब समय आएगा तो मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के या उससे भी ज्यादा दूंगा। यूफैन थोड़ा मुस्कुराया, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? चांदी के सिक्के गिने। चेन जियांग खुद पर हंसा। तुम्हें पता होना चाहिए कि भाग्य के देवता मेरे ग्रैंड मास्टर हैं। मैं अपने गुरु से भगवान का पैसा बनाने की कला सीख रहा हूँ, लेकिन ये सीखना इतना आसान नहीं है। यहाँ तक कि मेरे गुरु का दैनिक उत्पादन भी दयनीय रूप से कम है। यूफैन ने कहा, तो फिर इसे हर दिन इतने पैसे की जरूरत क्यों होती है? चेन जियांग ने पूछा। फैंग शेन मेरे गुरु हैं, लेकिन मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। मेरे गुरु ने उन्हें पहले ही 1 लाख से अधिक वर्षों से अपना गुरु मान लिया है, लेकिन हम कुल 10 दिनों से भी कम समय के लिए एक साथ रहे हैं। यूफैन की बात सुनकर चेन जियांग को तुरंत समझ में आ गया, फैंग शेन के बहुत सारे शिष्य थे। फैंग शेन के कितने शिष्य हैं? चेन जियांग ने पूछा। मुझे नहीं पता। संक्षेप में, कई शिष्य और कनिष्ठ हैं। केवल वे ही जो सबसे अलग दिखेंगे, उन्हें फैंग शेन पहचानेंगे। जो उनके बगल में प्रसिद्ध हो जाएंगे, वे और भी अधिक सीख पाएंगे। फैंग शेन के शिष्य, उनका दैनिक कार्य दिव्य धन को परिष्कृत करना और इसे फैंग शेन को सौंपना है। अंत में फैंग शेन संस्थापक को दिव्य धन का एक हिस्सा भी देंगे। यूफैन ने चेन जियांग को देखा। मुझे नीचे भेजा गया था और मैं काफी बदकिस्मत हूँ। अपने साथी प्रशिक्षुओं से खुद को दूर रखता हूँ। सीखने का कोई माहौल नहीं है। अगर मुझे कोई समस्या आती है तो मुझे उन्हें खुद ही हल करना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने अन्य साथी प्रशिक्षुओं से पीछे रह जाऊंगा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? यूफैन ने कहा, मुझे बड़ी मात्रा में दिव्य धन की आवश्यकता है। बड़ी मात्रा में दिव्य धन के साथ मैं अपने और दूसरों के बीच के अंतर को पूरा कर सकता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बहुत सारा पैसा पाने में मदद करूँ? क्या आप गोदाम से चांदी का उपयोग इसके बदले में करना चाहेंगे? चेन जियांग ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यह एकमात्र तरीका था जिससे वह यूफैन की मदद कर सकता था। यूफैन ने अपना सिर हिलाया। ये बहुत कम है। गोदाम इसके बदले में कितना पैसा दे सकता है? सैकड़ों हजार, कई मिलियन। ये पर्याप्त पैसा नहीं है। चेन जियांग की आंखों के कोने फड़क उठे। तो फिर तुम क्या चाहते हो? करोड़ों या सैकड़ों करोड़? सैकड़ों करोड़। यूफैन मुस्कुराया। वह बहुत महत्वाकांक्षी लग रहा था। चेन जियांग पहले कभी भी देवलोक में नहीं रहा था, लेकिन वह जानता था कि कुछ 100 मिलियन के साथ भी वहां अभी भी एक बड़ी रकम होगी। गहरी सांस लेने के बाद चेन जियांग ने पूछा, आप मुझसे किस प्रकार मदद चाहते हैं? चूंकि यूफैन ने उससे बात की थी, इसका मतलब था कि वह यूफैन को उतना दिव्य धन दिलाने में मदद कर सकता था। दिव्य देवता को बेचना। यूफैन ने कहा, मुझे नीचे भेजा गया है, लेकिन मैं यहाँ किसी को नहीं मार सकता। अगर मुझे खोज लिया गया तो भले ही भाग्य का देवता प्रकट हो, वह मुझे नहीं बचा पाएगा। चेन जियांग को तुरंत समझ में आ गया। आप चाहते हैं कि मैं किसी को मार दूं और दिव्य देवता को आपको सौंप दूं ताकि आप देवताओं के राज्य में लौटने पर इसे बेच सकें? सही। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ नहीं मार सकता, लेकिन तुम मार सकते हो। इसके अलावा किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि तुम दिव्य देवता को पुनः प्राप्त करने के लिए किसी को मारने में मेरी मदद कर रहे थे, और हर कोई केवल ये जान पाएगा कि तुम्हारा शिकार किया जा रहा था। इसके अलावा तुम पहले ही फैंग शेन मूल निवासी बैंक छोड़ चुके हो। यूफैन ने जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। चेन जियांग अभी भी थोड़ा उलझन में था। ईश्वर के राज्य में एक दिव्य देवता कितने पैसे में बिक सकता है? मैंने सुना है कि साधारण देवता करोड़ों डॉलर में बिक सकते हैं। 10 मिलियन मेरी पिछली कीमत है। अब मेरे पास सबसे खराब आकार का दिव्य देवता है, इसकी कीमत 20 मिलियन स्पिरिट स्टोन है। आपको बस मुझे दिव्य देवता के 20 टुकड़े पाने में मदद करनी है। यूफैन ने कहा, चूंकि दिव्य देवता को बेचना इतना लाभदायक है, तो फिर आपने अपने दिव्य देवता को पुनः प्राप्त करने के लिए देवताओं के दायरे में लोगों को क्यों नहीं मारा? कहने का मतलब यह है कि क्या देवताओं के दायरे से ऊपर बहुत से लोग नहीं हैं जो इस तरह का काम करेंगे? चेन जियांग को अचानक लगा कि दिव्य देवता को बेचना भी काफी लाभदायक था। यूफैन ने अपना सिर हिलाया। यही वह जगह है जहां आप गलत हैं। जब तक आप देवताओं के दायरे में हैं, जिन्होंने दिव्य देवता की साधना की है, वे आमतौर पर एक मंदिर में शामिल होंगे और एक देवता के प्रति वफादार होंगे। वे दिव्य हॉल के साथ एक बहुत ही रहस्यमय संबंध स्थापित करेंगे। जब तक ये व्यक्ति मर जाता है और उसके दिव्य देवता को छीन लिया जाता है, तब तक दिव्य हॉल को पता चल जाएगा और फिर वे उस व्यक्ति का पीछा करेंगे और उसे मार देंगे जो दिव्य देवता को धारण करता है। यदि ये थोड़ा और गंभीर होता तो मंदिर में मौजूद देवता व्यक्तिगत रूप से हमला करते। उद्धरण चिन्ह।
तो देवताओं के क्षेत्र में दिव्य देवता का शिकार करने वाले लोगों के बहुत कम मामले हैं, जब तक कि आप सुनिश्चित न हो कि वह व्यक्ति किसी भी मंदिर में शामिल नहीं हुआ है। इसके अलावा देवताओं के क्षेत्र में कुछ स्थान ऐसे हैं जो बहुत सख्त हैं और वहां कोई लड़ाई नहीं होगी। यदि आप देवताओं के क्षेत्र द्वारा निर्धारित नियमों को तोड़ते हैं तो आप दंड मंदिर द्वारा पकड़े जाएंगे और अंततः इस स्थान पर बंद कर दिए जाएंगे। इस स्थान पर बंद कैदियों के दिव्य देवता को दिव्य हॉल से अलग कर दिया जाएगा। क्योंकि विभिन्न दिव्य हॉल नहीं चाहते कि अंदर के लोग कैदी बने, इसलिए उन्हें यहाँ शिकार करके बहुत बड़ा लाभ कमाया जा सकता है। चेन जियांग के हाथ भी खुजली कर रहे थे। अगर वह गुप्त रूप से कुछ दिव्य देवता इकट्ठा कर ले और देवताओं के राज्य में जाकर उन पर हमला कर दे तो क्या वह अमीर आदमी नहीं बन पाएगा? क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं है? चेन जियांग को लगा कि यू फैन बहुत साहसी है। जब तक अन्य दिव्य हॉल द्वारा मेरी जांच नहीं की जाती तब तक कोई भी परवाह नहीं करेगा कि मेरा दिव्य देवता कहाँ से आता है। यू फैन ने कहा, वास्तव में मेरी एक बड़ी सीमा है। मैं शुरुआत में फैंग शेन मूल निवासी बैंक से बहुत दूर नहीं जा सकता, और जब मैं प्रवेश करता हूं तो मेरी अधिकांश शक्ति दंड स्वर्गीय भगवान द्वारा सील कर दी गई थी, लेकिन मेरे शरीर के अंदर उनकी शक्ति का एक धागा है। जब तक मैं अपने जीवन के लिए खतरे में हूं, दंड स्वर्गीय भगवान मुझे बचाएंगे। दंड स्वर्गीय भगवान इतने शक्तिशाली हैं, क्या उन्होंने यह नहीं सोचा था कि आप यहाँ के लोगों को दिव्य देवता को जब्त करने में मदद करने देंगे? अगर चेन जियांग ये सब स्पष्ट रूप से नहीं समझता था तो वह इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। अगर कुछ बड़ा हुआ, यू फैन ने हंसते हुए कहा, बेशक वह इस तरह की बात पर विचार करेगा। वास्तव में जब तक दिव्य जेल में भेजा गया व्यक्ति हत्या करना जारी रखेगा तब तक भविष्य में बाहर निकलना और भी मुश्किल होगा और उन्हें नरक में भी भेजा जा सकता है। दिव्य जेल में प्रवेश करते समय सभी की हत्या की मंशा दर्ज की जाएगी, और यदि दिव्य जेल से बाहर निकलते समय हत्या की मंशा बहुत मजबूत थी तो उन्हें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति नरक में नहीं जाएगा। इस संबंध में पनिशमेंट हॉल के पास ये जानने के कई तरीके हैं कि आपने किसी को मारा है या नहीं। हालांकि आप अलग हैं, आप कहीं और से यहाँ आए हैं, इसलिए पनिशमेंट हॉल के पास आपका पिछला रिकॉर्ड नहीं है। भले ही ये दिव्य कारागार है, लेकिन मेरा जीवन इतना बुरा नहीं है। अगर वे उसके साथ नरक में चले गए तो यह मौत से भी बदतर भाग्य होगा। जहाँ तक मुझे पता है, भले ही हम यहाँ किसी व्यक्ति को मार दें, फिर भी हमें कड़ी सजा मिलेगी जब तक कि हमारे पास सजा मंदिर की जांच से बचने का कोई रास्ता न हो। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, अगर मैं उसे खुद नहीं मारूंगा तो मुझ में हत्या की मंशा नहीं बचेगी। यू फैन ने अपना सिर हिलाया। दिव्य देवता को लेते समय आपको पहले दूसरे पक्ष की आत्मा को नष्ट करना होगा, यदि नहीं तो दूसरे पक्ष की आत्मा शिकायत करेगी। जब आप आत्मा को नष्ट कर देंगे तो आप वध की आभा भी जमा करेंगे। ऐसा लगता है कि इस दिव्य जेल के नियम बहुत सख्त हैं। अब चेन जियांग को समझ में आ गया कि पेंग रेनई ने क्यों कहा कि यह सुरक्षित है, लेकिन उसका मानना था कि पेंग रेनई ने यहाँ कई लोगों की हत्या की होगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हालांकि मैं अभी बहुत बुरी स्थिति में हूँ। नरक शैतान सम्राट ने मुझे ट्रेसिंग मंत्र के बारे में बताया और वह जान सकता है कि मैं किसी भी समय कहाँ हूँ। चेन जियांग ने कहा, यदि आप इस समस्या को हल करने में मेरी मदद कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि मैं और भी आसानी से आगे बढ़ सकता हूँ। ये थोड़ा परेशानी भरा है। यू फैन ने कहा, आपकी साधना उच्च नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आपके पास दिव्य देवता को प्राप्त करने के तरीके हैं जिनकी मुझे आवश्यकता है। ये बस थोड़ी परेशानी वाली बात है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जगह बाहरी दुनिया से अलग थलग है। हालांकि नर्क के शैतान सम्राट को आपकी लोकेशन पता है, लेकिन वह तुरंत अपने अधीनस्थों को सूचित नहीं कर सकता। लेकिन मुझे विश्वास है कि उसके पास कोई रास्ता होगा, इसलिए आपके लिए जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना सबसे अच्छा होगा। यू फैन ने एक उड़ने वाली डिस्क निकाली और इसे चेन जियांग को सौंप दिया। मैंने गलती से इसे देवताओं के दायरे में प्राप्त किया, किसी को नहीं पता था कि मेरे पास ये चीज़ है। ये चीज़ बहुत तेज़ है और आपको उन लोगों द्वारा शिकार किए जाने से बचने में मदद कर सकती है।